हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। कल हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की क्लास ली थी। आज जो हमारी क्लास होगी वो इंटरनेशनल रिलेशन, इसके हम एमसीक्यूज़ प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपको 10+2 के एग्ज़ाम में बेनिफिट रहेंगे। अगर हम इनके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम देखें जाए तो उसमें ये कहा गया है कि हमने अरेंज करना है किसको, WTO ऑर्गेनाइजेशन के असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टर्स जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO कहते हैं, इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 10 ईयर्स इन द ऑफिस। अगर हम बात करें ऑप्शन 1 में बात करें मिकी मोर्स, और बी की बात करें पार्सलेमी, और थर्ड सी की बात करें सुपरचाई, और डी की बात करें रोबटो। अगर हम इसके बात करें इसका ऑप्शन में क्या कहा गया था, इसमें ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ACBD, अगर बी की बात करें ABDC, सी की बात करें CBAD, और डी की बात 4 ऑप्शन की बात करें उसमें कह सकते हैं DABC। तो आप हमें बता सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। इसके राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर 1 ACBD। तो इसमें हम देख सकते हैं इसकी क्रोनोलॉजी कैसे बनेगी, और इसको मतलब मे भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे हम बात करें मिकी मोर की बात करें तो कब ये इनका 10 ईयर स्टार्ट हुआ, तो हम इसमें कह सकते हैं 1 सितंबर 1999 से लेके 31 अगस्त 2002। अगर सेकंड की बात करें सी सुपरचाई की बात करें 1 सितंबर 2002 से लेके 31 अगस्त 2005। अगर हम बात करें बी पस्कल की बात करें लेमी की, तो कब हुआ था इनका कह सकते हैं 1 सितंबर 2005 से लेके 31 अगस्त 2013। अगर हम बात करें रोबोटो की बात करें ये कब स्टार्ट हुए थे 1 सितंबर 2013 से लेकर 31 अगस्त 2020। तो हम इसकी बात करें, इसकी आप ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं मिक्की कुक्ड पास्ता रैप्टली। तो आप इसको शॉर्ट लफ्ज़ों में भी याद कर सकते हैं। जब एग्ज़ाम में अगर आपको WT के अगर 4 भी सेक्रेटरी जनरल डायरेक्टर याद होगी, जनरल सेक्रेटरी, तो उसको आपको आगे वाले मतलब जब मे भी दूसरा ही क्वेश्चन पे है तो उसमें आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से भी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें बात करते हैं एक स्टेटमेंट दी है जिसमें क्या करें फेल स्टेट के ऊपर। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि फाइंड करें करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेल स्टेट। तो सबसे पहला क्या है, सीरियल जो है एक फेल स्टेट है। अगर दूसरे बी पार्ट की बात करें, ए फेल स्टेट इज अनएबल टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शन दैट डिफाइन इट इज अ स्टेट। अगर थर्ड की बात करें तो इसमें कहा गया था कि ए फेल्ड स्टेट इज एबल टू कर्स इन हैबिटेट। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ए फेल्ड स्टेट इज एबल टू सक्सेसफुली कंट्रोल इन हैबिटेट स्टेट। तो इसके ऑप्शन की बात करें और फर्स्ट की बात करें CD, अगर थर्ड की बात करें B एंड C, अगर फोर्थ की बात करें A एंड B। तो इसमें देख सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है किसमें फेल स्टेट कैसी होती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूँ तो आप 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 तो A एंड B जो थे वो करेक्ट थे। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीरियल फेल टू फंक्शन की बात करें, सीरियल लॉन जो है फेल स्टेट, फेल्ड का मतलब होता है कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर हम बात करें सीरियल लॉन्च इज फेल टू स्टेट, तो इसमें ये कहा गया था कि ये एक फेज करता है सिविल वार का जिसमें करप्शन होगी, वीक गवर्नेंस हो गया, जिसमें क्या हो रहा है टर्म्ड होती थी किसके फेल स्टेट की। अगर सेकंड की बात करें फेल स्टेट कैसे हो सकती है, तो इसमें ये कहा गया था कि फेल स्टेट जो है अनएबल टू परफॉर्म स्टेट फंक्शन। जो एक फेल स्टेट हो जाती है, एक मतलब जो स्टेट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती तो उसका परफॉर्म फंक्शन भी अच्छे से नहीं होगा, तो ठीक है। तो इसमें ये जो थी कि इसमें ट्रू है ये भी है, सच स्टेट कैन नॉट
मतलब इंश्योर कर सकती है, लॉ नहीं बना सकती, ऑर्डर, सिक्योरिटी और पब्लिक सर्विस। अगर उस CD की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि एबल टू कर्श और कंट्रोल इनहेबिटेंट्स, ये रॉन्ग है। इसमें कहा गया था कि स्टेट एक्चुअली लॉस कंट्रोल एंड कैन नॉट मेंटेन स्टेबिलिटी और ऑथोरिटी। तो अगर एक स्टेट जो है सब कुछ अपना कंट्रोल खोल देगी तो वो लॉस कंट्रोल और कैन स्टेट मतलब क्या कर सकते हैं, मेंटेन स्टेबिलिटी और अथॉरिटी भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं कि ऑप्शन A एंड B जो है ठीक है। तो इसकी ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। सेरा फेल टू फंक्शन, सेरा लोन की बात करें, फेलर सर फंक्शन A एंड B जो थे वो करेक्ट थे, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन की बात करें, हु आइडेंटिफाइज ए डिस्ट्रिक्ट मीनिंग्स फॉर द बैलेंस बैलेंस ऑफ पावर। तो इसमें कह सकते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर की टर्म को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। तो उसमें हम बात कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में बताया गया है इनिस एल्कलाड्स। अगर सेकंड की बात करें अर्नेस्ट बी हास, उसके बाद C की बात करें रिचर्ड्स, और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अल्फ्रेड वेग। तो इसका ऑप्शन जो था, ऑप्शन नंबर सेकंड जो था अर्नेस्ट बी हस जो थे राइट आंसर थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि अर्नेस्ट जो है थे एक फेमस स्कॉलर थे इंटरनेशनल रिलेशन की फील्ड में। उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर को कंसेप्ट पर काफ़ी डीपली स्टडी की थी और उसने 8 अलग जो मीनिंग बताए थे जिसमें हम इंटरनेशनल पावर डायनेमिक्स को बेटर समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें अर्नेस्ट हस के अकॉर्डिंग की बात करें एंड बैलेंस ऑफ पावर के 8 मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो उसमें हम बात करें कौन कौन से मीनिंग है। सबसे बात करें इक्विलिब्रियम्स रिजल्टिंग फ्रॉम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग स्टेट। तो इसमें कहा गया था कि जब पावर स्टेट के बीच में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है तो बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसमें 8 स्टेप बताए थे, 8 पॉइंट बताए थे। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि जब पावर स्टेट के बीच में इक्वल तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वल तरह से काम करती है, तो जो होता है कि उसमें बैलेंस रहता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें कहा गया था कि इक्विलिब्रियम जो था रिजल्टिंग फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमॉन्ग स्टेट। इसमें ये कहा गया था आसान लफ्ज़ में कहें तो उसमें कभी कभी अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशंस भी एक तरह का बैलेंस क्रिएट कर देता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो उसमें कैसे इक्विलिब्रियम्स ड्यू टू डोमिनेशन ऑफ वन स्टेट एक्टिंग एज अ बैलेंस, एग्जाम्पल ब्रिटेन। तो इसमें ये कहा गया था कि किसी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का रोल होता है जो बराबर की तरह काम करता है, जैसे पहले ब्रिटेन करते थे। अगर फोर्थ की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि ये सिस्टम कुछ हद तक स्टेबिलिटी और पीस की प्रोवाइड करता है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो एक सिस्टम है वो प्रोवाइड करता था रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड पीस की बात कर रहा था। तो अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ये सिस्टम जो क्रिटिसाइज करता था इंस्टेबिलिटी एंड वार। तो इसमें ये कह सकते हैं कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम कन्फ्लिक्ट और वार को भी बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। अगर हम सिक्स्थ की बात करें ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पावर्स पॉलिटिक्स, तो इसमें ये कहते थे कि ये बेसिकली पावर पॉलिटिक्स का एक स्टाइल था जहां हर स्टेट अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। अगर उसके बाद सेवंथ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें कहा गया था कि जो अर्नेस्ट कहते थे कि ये यूनिवर्सल हिस्टोरिकल पैटर्न था, यहाँ युग में कुछ ना कुछ बैलेंस बनता रहता है। अगर एट्थ की बात करें ए गाइड फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी मेकर, इसमें कहते थे ये कंसेप्ट फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त ही गाइडलाइन की तरह काम करती है। तो शॉर्ट लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो 8 बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो उसमें किसकी बात करता था, इक्वल, अनइक्वल्स, बैलेंस, पीस की बात करता था, वार की बात करता था, पॉलिटिक्स की बात करता था, हिस्ट्री की बात करता था और पॉलिसी की बात करता था, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि द थ्योरी विच आर्ग्यू द कंट्रीज आर मोर लाइकली टू बिकेम एंड रिमेन डेमोक्रेटिक एज दे डेवलप इकोनॉमिक्स इज नोन एज। तो उसमें डिपेंडेंसी थ्योरी थी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी था, क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी था, और उसके बाद हम बात करें थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो ये हम बता सकते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि कैसे हम डेमोक्रेटिक और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को कहा गया था, ठीक है। तो इसका आप क्वेश्चन बता सकते हैं कौन सा सही है।
अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें कह सकते हैं क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो था ऑप्शन नंबर 3 जो वो करेक्ट था। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि क्यों करेक्ट था। तो हम बात करें क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है जब कोई देश इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करता है तो उसके साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल चेंज भी आता है जो डेमोक्रेसी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो इस थ्योरी में अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइज और राइजिंग इनकम्स लेवल्स जैसे फैक्टर एक इकोनॉमिक्स क्रिएट करता था जहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत होती थी और सस्टेन करती है। ठीक है, तो इसमें ये क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज में सिंपली हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की बात करता था जिसमें सोशल और पॉलिटिकल चेंज की बात करता था और डेमोक्रेसी को स्टेबिलिटी की बात करता था। अगर हम बात करें ये थ्योरी जो हम बात करें अर्बनाइजेशन एजुकेशन की तरफ जाए देखा जाए तो उसमें इंडस्ट्री की बात करता था, इनकम जो वैल्यूज थी उसको बढ़ाता था, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन को मजबूत करता था। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट लफ्ज़ों में कहें, शॉर्ट ट्रिक्स में कहें तो उसमें कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता था, सोशल चेंज की बात करता था और डेमोक्रेसी स्टेबल की बात करता था। तो इस ट्रिक्स की आप ये याद कर सकते हैं, डेवलप करो डेमोक्रेसी मिलेगी। अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप इसमें देख सकते हैं कि हु स्टेट द स्टेट मीन्स थिंग्स एंड एक्ट इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर। तो उसमें कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट डिफाइंड टर्म पावर है वो किस थिंकर्स ने कहा गया था। तो उसमें सबसे पहले कह सकते हैं हेंस जे मैग्नेथो, जॉर्ज एफ कैनॉन, उसके घर लॉर्ड, उसके बाद हेनरी ए किस्किन। अगर इसके हम राइट ऑप्शन की बात करें तो वो कौन सी बात करता है, स्टेटमेंट डिफाइंड पावर की जो टर्म डिफाइन की थी वो किसने की थी, हेंस जे मैग्नेथो। तो अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जो स्टेटमेंट थिंग्स से टर्म इंटरेस्ट डिफाइन किया था वो किसने किया था, हेंस जे मैग्नेथो ने। और उसमें ये कहा था कि ये की स्कॉलर थे किसके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। जो मैग्नेथो की जो बुक्स में बात करें एक रियलिस्टिक थिंकर्स से, अगर उनकी बुक्स की बात करें पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस, और उनके बाद उनका स्ट्रेस ये था कि पावर को सेंटर की बात करता है और अंडरस्टैंड करता है स्टेट बिहेवियर की। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हिम्स जो स्टेट्समैन प्राइमरी पर्पज ये था कि उसका ये था कि नेशनल इंटरेस्ट की बात करता था और इन नेशनल इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करता है टर्म जो है पावर के बीच में। ठीक, तो अगर हम बात करें इनकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मैग्नेथो जो थे कि रियलिस्टिक थे प्लस पावर की बात करते थे जिसमें गाइड करते थे किसको, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट बिहेवियर की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको JKPSC 10+2 के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में तो एस्टैब्लिश डेट पूछी गई है जिसमें SCO की बात हो रही है, ब्रिक की बात हो रही है, ASEAN की बात हो रही है और उसके बाद EEC की हो रही है। ठीक, तो उसके बाद आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो मैं ऑप्शन का भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ASEAN कब बना था, ब्रिक्स कब बना था, SCO कब बना था, उसके बाद EEC कब बनी थी। ठीक है, अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड की बात हो रही है जिसमें ए का फोर्थ कौन है, SCO जो थी 2001 में बनी थी। बी के सेकंड की बात करें तो ब्रिक जो थी वो 2006 में बनी थी। अगर ब्रिक्स की बात करें एस के साथ में करें साउथ अफ्रीका 2009 में आया था। तो अगर हम बात करें सी की बात करें, सी फर्स्ट था, ASEAN जो था 1967 में बना था। अगर बात करें डी ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर 1957। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 2001, 2006, 1967 और उसके बाद EEC जो था 1957। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये जो था UN सेंक्शन के ऊपर था, इसमें फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट दी है तो उसको पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें कहा गया था कि अंडर जो चैप्टर 7 था उसमें UN चार्टर जो सिक्योरिटी काउंसिल्स कैन टेक एक्शन मेंटेन्स रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज। अगर बी ऑप्शन की बात करें अंडर आर्टिकल 41 सैंक्शन मेजर डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्म फोर्स। अगर सी ऑप्शन की बात करें सैंक्शंस कैन बी विड्रॉल्स बाय UN जनरल असेंबली। अगर फोर्थ की बात करें डी ऑप्शन की बात करें सैंक्शंस हैव been applied by the Security Council to support peaceful transactions, determines non-constitutional change, etc. तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4।
ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो करेक्ट था। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में कहा गया था कि अंडर चैप्टर 7 of the UN Charter, the Security Council can take action to maintain restores international peace and security की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जो था वो सही था। इसमें हम बात करें, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चैप्टर 7 सिक्योरिटी काउंसिल का पावर देता है, वो नेसेसरी मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है अगर इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को थ्रेट हो। अगर बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन भी सही था। इसमें बात करें अंडर 41 जो था सैंक्शन जो मेजर की थी, ये इन्वॉल्व नहीं करता था किसको, यूज़ ऑफ आर्म फोर्स, ये भी कह सकते, ये भी करेक्ट था। जिसमें आर्टिकल 41 अंडर सिक्योरिटी काउंसिल नॉन मिलिट्री सैंक्शन लगा सकता था, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शन हो गया, डिप्लोमेटिक सैंक्शन हो गया और ट्रैवल बैन एक्स्ट्रा भी बना सकते बिना आर्म फोर्स के। जो सेक्शन सी था, हम बात करें सी पार्ट की बात करें, सैंक्शन कैन बी विड्रॉल्स बाय यूएन जनरल असेंबली, ये जो था वो गलत था। तो इसमें ये कह सकते हैं ये इनकरेक्ट इसलिए था कि जो सैंक्शन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाए हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल ही विड्रॉ कर सकती है, यूएन जनरल असेंबली नहीं, ठीक। तो ये आप चीज़ याद कर सकते हैं, जो भी किसी कंट्रीज़ के ऊपर जो सैंक्शन लग सकते हैं, बैन लग सकता है, तो उसको कौन कर सकता है, उसको कौन इशू को रिजॉल्व कर सकता है, जो लगाएगा सिक्योरिटी काउंसिल वही उस चीज़ को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, यूएन जनरल असेंबली का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में ये कहा गया था कि सैंक्शन जो थी वो अप्लाइड की जाती थी सिक्योरिटी काउंसिल को और सपोर्ट करती थी पीसफुल ट्रांजिशन, जिसमें डक्टर्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की बात करता था। अगर इसकी बात करें, ये सही था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन का यूज़ पीसफुल ट्रांजैक्शन सपोर्ट करने और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज को डटर करने के लिए किया था। तो इसमें कह सकते हैं जो दो फाइनल ऑप्शन क्या हो गए, ऑप्शन जो हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो थे करेक्ट थे, ठीक। सी इसलिए करेक्ट था क्योंकि वहाँ पे जनरल असेंबली को बोला गया था कि वो विड्रॉ कर सकती है, जो एक गलत था। अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें, ये डेमोक्रेसी के ऊपर बात हो रही है, इसमें कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट आर्ग्यूमेंट दैट कल्चर समथिंग्स दैट ऑब्जेक्टिव इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन की बात करें, कॉन्स्ट्रक्ट आर्ग्यूमेंट स्टेट दैट कल्चर्स एग्जिस्ट बैरियर्स एंड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय पॉलिटिकल इंटरेक्शन। सी की बात करें, कॉन्स्ट्रक्ट आर्ग्यूमेंट ट्रीट्स कल्चर समथिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स इन्वेंटेड रेदर एंड देन इनहेरिटेंस। अगर डी की बात करें, कॉन्स्ट्रक्ट आर्ग्यूमेंट्स क्लेम करता था किसके ऊपर, कल्चर हैज़ कल्चरल इफेक्ट। तो इसमें कह सकते हैं इसमें हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो कंजर्वेटिव आर्ग्यूमेंट्स और डेमोक्रेसी के ऊपर बोलता था, ठीक। इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें ए बी सी, बी सेकंड ऑप्शन की बात करें डी सी बी, अगर उसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात करें सी एंड डी, अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें ए एंड बी। तो दोबारा से आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट हो सकता है एक्सप्लेनेशन के थ्रू। ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी जो थे वो सही थे। अगर हम बात करें इसके जो फर्स्ट जो ऑप्शन था उसमें ये कहा गया था ये इनकरेक्ट था, इसलिए कहा गया था ये कॉन्स्ट्रिक्ट्स जो कहते हैं कि कल्चर फिक्स्ड या इनहेरेंट नहीं होते बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड और इवॉल्विंग होते हैं इंटरेक्शन के थ्रू। तो फर्स्ट में ये कहा गया था कि कॉन्स्ट्रिक्ट जो आर्ग्यूमेंट थे वो ट्रीट करते हैं कल्चर और समथिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स आर इनहेरिटेड। जो चीज़ ये गलत है क्योंकि ये कहते थे कि जो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं वो किसकी बात करते हैं, ये कल्चर फिक्स्ड या इनहेरेंट नहीं होते बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, सोशली इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इंटरेक्शन के थ्रू होता है। अगर हम बी की बात करें तो इसमें कहा गया था कि बी पॉइंट की बात देखें तो उसमें ये कहा गया था कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्ग्यूमेंट स्टेट दैट कल्चर एग्जिस्ट करते थे पीरियड एंड रिमेन्स अनचेंज बाय पॉलिटिकल इंटरेक्शन। तो ये चीज़ भी गलत थी, उसमें ये कह सकते थे कॉन्स्ट्रिक्ट्स कहते थे पॉलिटिकल इंटरेक्शन कल्चर को इन्फ्लुएंस और शेप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने किसकी बात करती, यहाँ अनचेंज की बात हो रही थी, इसमें ये कह सकते हैं चेंज कर सकते थे, ठीक। अगर हम सी की बात करें, कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्ग्यूमेंट जो ट्रीट करते थे कल्चर्स एंड समथिंग दैट कंस्ट्रक्शन आर इन्वेंटेड रेदर देन इनहेरिटेड, तो ये करेक्ट था। इसमें कह सकते हैं जो कॉन्स्ट्रक्ट पर्सपेक्टिव थे वो कहते थे कल्चर और सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं और सोसाइटी के लिए इंटरेक्शन और इंटरप्रिटेशन के थ्रू इवॉल्व करते थे। अगर हम डी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि ये भी करेक्ट था, जिसमें कॉन्स्ट्रक्ट आर्ग्यू करते थे कि कल्चर पॉलिटिकल बिहेवियर्स और इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और
इसी लोगों को की डेमोक्रेसी की परसेप्शन और इंगेजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो शार्ट्स में अगर एग्जांपल शार्ट थ्रू में बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं COD, ठीक था, जो कंस्ट्रक्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर सकते, ट्रिक्स की बात करें जो कल्चर जो कंस्ट्रक्ट करता था, काज बिहेवियर की बात कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C एंड D जो थे वो करेक्ट थे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें ये मैच दी फॉलोइंग है, जिसमें बात कर सकते हैं पास्ट इंटरवेंशन की बात करता है, जिसमें पीरियड्स और ईयर की बात करता है, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट्स की बात करता है। सबसे पहले ये कंट्रीज बताइए, जिसमें इराक की बात करें, उसके बाद इराक 1991 गोल्फ वार बताया हुआ है, उसके बाद दरफूर की बात करें, सूडान की बात हो रही है, अर्ली 2000 की बात हो रही है, सोमालिया की बात करें, थर्ड पॉइंट बताया हुआ जिसमें 1992 से 1995। अगर हम बात करें सीरिया लोन की बात करें, ये 4 था, इसमें 1999 से लेके 2005। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो सही था, क्योंकि इनका जैसे इराक का होगा 1990 से हुआ था, उसका सूडान की बात करें 2000, और सोमालिया की जो थी 1992 से 95, और सीरिया लोन की बात करें 1999 से 2005। आप ये देख सकते हैं जो गोल्फ वार हुई थी 1991 से लेकर 1991, जिसमें इराक जो थी, इराक वार जो थी 2003। तो अगर हम सूडान की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अर्ली 2000 में शुरू हुआ था, तो उसमें और इंटरनेशनल इंटरवेंशन तब से तब तक कंटिन्यू रहा। अगर सोमालिया की बात करें, ये वेरियस इंटरवेंशन हुआ था, जिसमें बात कर सकते हैं UNSOM की बात करें 1992 से लेकर 1993, अगर सेकंड की बात करें 1993 से 1995। अगर हम बात करें सीरिया लोन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कुछ सिविल वार हुआ था 1991 से लेकर 2002 तक, ठीक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन एक इवेंट की बात करता है, जिसमें कहा गया था कि विच इवेंट्स लेड जॉर्ज W. बुश ट्रांसफर हिज फॉरेन पॉलिसी इन स्ट्रेटजी ऑफ ग्लोबल पावर प्रोजेक्ट्स एंड इंटरवेंशन। तो इसमें डेट्स दी हुई हैं 26 नवंबर, 11 सितंबर, 5 दिसंबर, उसके बाद 11 अक्टूबर। तो इसको आप आंसर बता सकते हैं कि जॉर्ज बुश ने कौन सी पॉलिसी को स्ट्रेटजी की बात की थी, जिसमें ग्लोबल्स की बात की थी, पावर प्रोजेक्शन की बात की थी और इंटरवेंशन की बात की थी। इसका ऑप्शन नंबर 2 11 सितंबर। तो इसमें बात कर सकते हैं वो इवेंट जिसने जॉर्ज W. बुश ने फॉरेन पॉलिसी को ग्लोबल पावर्स प्रोजेक्शंस और इंटरवेंशन की तरह शिफ्ट किया था, वो था टेररिस्ट अटैक जो 1 सितंबर 11 2001 9/11 की बात हो रही है, ठीक। इस अटैक के बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने वार और टेरर, अफगानिस्तान और इराक इंटरवेंशन और ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस का एग्रेसिव प्रिसेव किया था। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 11 सितंबर। अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें G20 के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, तो उसमें कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ G20, कि G20 के फॉर्मेशन का क्या मेन रीजन था। वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस था, एशियन फाइनेंस क्राइसिस था, अफ्रीकन फाइनेंस क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था, और अगर फोर्थ की बात करें यूरोप फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड जो था एशिया की बात करता है, एशियन। अगर हम बात करें G20 के फॉर्मेशन की बात करें, एशियन फॉर्मेशन क्राइसिस हुआ था 1997 से लेकर 1998 के रिस्पांस में। इन क्राइसिस का दिखाया कि ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी है, ताकि ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस फ्यूचर में प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी G20 के ऊपर है। इसमें कहा गया था कि वाई हैज़ इंडिया टेकन एक्टिव इंटरेस्ट इन द G20। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें टू नॉट अचीव इट्स ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सेकंड की बात करें टू इंश्योर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर थर्ड की बात करें टू नेगोशिएट सक्सेसफुली इज डेब्ट क्राइसिस, अगर फोर्थ की बात करें टू नॉट एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ मेजर इकोनॉमिक्स पावर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हाईलाइट हो चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। तो इंश्योर वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इसमें ये कह सकते हैं इंडिया के G20 में एक्टिव है ताकि वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो। G20 में पार्टिसिपेट करके इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक्स डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग्स में कंट्रीब्यूट करता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो ट्रिक्स की बात करें, G20 जो है ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करें एशियन क्राइसिस, उसके बाद इंडियन एक्टिव रोल की बात करता है।
तो नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है वो ह्यूमैनिटेरियन इन्विटेशन के ऊपर बात करता है, जिसमें आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजी बेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जो ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट हुआ कब हुआ था, ऑपरेशन टर्क्यूज कब हुआ था, ऑपरेशन अलाइड फोर्स कब हुआ था, ऑपरेशन रिस्टोर होप कब हुआ था। इसका ऑप्शन की बात करें इसको आप क्रोनोलॉजी बेस पे भी लगा सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन पहले हुआ था। ABCD हो गया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड की बात करें BACD, अगर थर्ड की बात करें CDAB, अगर फोर्थ की बात करें ADBC। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। इसका ऑप्शन की बात करें जो ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट हुआ था ये एक मल्टीनेशनल ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट हुआ था, जिसकी बात करें गल्फ वार की बात हुई रिस्पॉन्स में। इसमें एम का यही था कि कहा गया था कि कुर्दिश रिफ्यूज हुआ था, रिफ्यूज और प्रोटेक्शन देना जो नॉर्थ इराक तुर्की इराक बॉर्डर की माउंटेन में फंसे गए थे। इस ऑपरेशन में USA, UK, फ्रांस और दूसरी कंट्री ने मिलिट्री फोर्स इन्वॉल्व की थी, ठीक। ये कब हुआ था ऑपरेशन कंफर्ट 1991 में, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें ऑपरेशन रिस्टोर होप्स कब हुआ था 1992 से लेकर 1993। तो इसमें कह सकते हैं US ने मिलिट्री ऑपरेशन सोमालिया में सिविल वार, जिसमें बात करें फेमाइन्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एड्रेस किया था। तो इसमें कह सकते हैं ऑपरेशन कंफर्ट 1991, ऑपरेशन रिस्टोर कब हुआ था 1992, ठीक। अगर हम बात करें ऑपरेशन टर्क्यूज की बात करें 1994, इसमें कह सकते हैं फ्रेंच मिलिट्री के ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन के रवांडा जेनोसाइड का दौरान एम यही था कि सेफ जोन एस्टेब्लिश करना, जिसमें साउथ वेस्ट रवांडा में सिविल्स को प्रोटेक्ट करना जो जेनोसाइड में टारगेट हो रहे थे, ठीक। 1991, 1992, 1994, तो उसके बाद लास्ट की 3 सेकंड सी पॉइंट की बात करें ऑपरेशन अलाइड जो था 1999। तो इसमें कह सकते हैं नेटो लेड आर्मी ने क्या किया था, मिलिट्री जो इन्वेंशन था कॉस्को में मार्च 24 से लेकर जून 10 1999 में किया था। इसमें कह सकते हैं एमडीए था का एथनिका क्लीनिस एंड जेनोसाइड को प्रिवेंट करना, जिसमें का बात है यूगोस्लेविया फोर्स विड्रा हुई थी और यूएन एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हुई थी रीजन में। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो था ADBC जो था ऑप्शन नंबर 4 वो सही था। ऑर्डर की बात करें 1991, 1992, 1994 और उसके बाद 1999। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समिट के ऊपर है, तो उसमें आप कह सकते हैं कौन सी समिट पहले थी। COP 27 कब कहाँ पे हुई थी, 90 समिट्स जो कहाँ पे हुई थी, उसके बाद 31st अर्बन लीग समिट कहाँ पे हुई थी और 7th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन की बात करें तो उसके बाद ऑप्शन आप ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो सही था, ठीक। जिसमें हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में किसकी बात हो रही है, COP की बात करें कहाँ हुई थी, शराम शेख। अगर हम बी की बात करें 19 आसियान की बात करें कहाँ हुआ था, फनोम पेन। अगर हम सी की बात करें, सी का सेकंड की बात करें तो इसमें ये हो सकता है अल्जीयर्स, ठीक। ये अरब लीग से। अगर 7 की बात करें ब्रिक्स समिट की बात करें कहाँ हुआ था, डी का फर्स्ट उफा, ठीक। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो बात करें COP कहाँ पे हुआ था, शराम अल शेख इजिप्ट में हुआ था 2022, ठीक। अगर उसके बाद 19 इंडिया आसियान समिट की बात करें कहाँ पे हुआ था, कम्बोडिया को हुआ था 2022। अगर 31st अरब लीग समिट की बात करें ये कहाँ होता है, अल्जीरिया में हुआ था 2022। अगर 7th ब्रिक्स समिट की बात करें कहाँ पे हुआ था, रशिया पे उफो। तो आप ट्रिक को ऐसे भी याद कर सकते हैं, COP जो था शरम आसियान फोन स्पेन अरब ब्रिक ओफा। ये सिंबल सीक्वेंस भी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तो ये एक स्टेटमेंट्स है न्यू रियलिज्म्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन की जो था इंटरनेशनल अनार्की जो था नेसेसरी ट्रेंड टू वर्ड टेंशन कन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वार्स। बी की बात करें इंटरनेशनल अनार्की जो था रिजल्ट इन सिस्टम्स ऑफ सेल्फ हेल्प। सी की बात करें कन्फ्लिक्ट इनकरेज करता था बिकॉज स्टेट्स आर प्राइमरीज कंसर्न्स अबाउट मेंटेनिंग देयर पोजीशंस रिलेटिव्स टू देयर स्टेट्स
अदर स्टेट्स। अगर डी की बात करें तो सिक्योरिटी डेलिमिना कैन बी कॉल्ड एज बिल्डिंग्स ऑफ स्टोर्स ऑफ मिलिट्री वेपन्स ऑफेंसिव पर्पस। तो ऑप्शन की आप बात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आता है ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी सी डी, उसके बाद सेकंड की बात करें ए बी डी, और फिर बस फोर्थ की बात करें ए सी डी। तो इसमें ऑप्शन आप बात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ जो है वो सही नहीं, जिसमें सिक्योरिटी डेलिमिना बिल्डिंग्स ऑफ स्टोर्स एंड मिलिट्री वेपन्स ऑफेंसिव पर्पस की बात करता है। ठीक, बाकी ऑप्शन नंबर ए बी और सी ठीक से। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में आप ये देख सकते हैं, न्यू लिस्ट कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को अनार्की है जिसमें कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, रूल्स इन्फोर्स करता है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसलिए स्टेट अपने सेल्फ इंटरेस्ट और सिक्योरिटी परस्यूट में इंगेज रहती है। ये टेंशन कन्फ्लिक्ट कभी भी वार के तक लीड कर सकती है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, बी की बात करें, इसमें कह सकते हैं अनार्की का एब्सेंस, जिसमें स्टेट अपनी सर्वाइवल्स और सिक्योरिटीज़ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है। सेल्फ हेल्प सिस्टम, इसमें कह सकते हैं स्टेट को अपने इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज करती है, जिसमें अलायंस बनाने होते हैं और मिलिट्री कैपेसिटी की बात करें, कैपेबिलिटी की बात करें, डेवलप करनी होती है, वो होती है नीडेड के लिए। अगर सी की बात करें, स्टेट जो है प्राइमरी अपने रिलेटिव पावर्स और पोजीशन सोर्स करने के लिए एक्ट करती है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि ये कंपैरेटिव बिहेवियर जिसमें बैलेंस की अगेंस्ट पावरफुल स्टेट्स और स्ट्रेटेजी रिवाइवल की बात करता है, इनक्रोज करता है, जिसमें कन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट करता है। अगर हम डी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सिक्योरिटी डायलेमा का मकसद यही था कि डिफेंसिव पर्पस के लिए होता है, जिसमें ऑफेंसिव नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए बी और सी सही थे, डी इनकरेक्ट इसलिए था जिसमें सिक्योरिटी डायलेमिना का मकसद डिफेंसिव पर्पस में था, ऑफेंसिव में। ठीक, सिक्योरिटी डायलेमिना का राइज ये होता है डिफेंसिव बुल्टअप, जिसमें परसाइब होता है अग्रेसिव बाय अदर्स। अगर शॉर्ट ट्रिक्स में कहें, न्यू रियलिज्म की बात करें, अनार्ची, सेल्फ हेल्प, रिलेटिव पावर्स, फोकस, ए बी सी। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हम ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका व्यू ऑफ पॉइंट की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी एच डॉट, डी की बात करें डेविड हेल्ट, अगर सी की बात करें स्टेफन गिल, और अगर एच डी एस की बात करें ग्रीनवे। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। ठीक, क्योंकि ये जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। डेविड हेल्ड जो था वो करेक्ट था। इसमें ये कह सकते हैं डेविड हेल्ड एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे जो ग्लोबलाइजेशन पर एक्सट्रली लिखते थे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन की लीडिंग प्रोपोनेंट हैं, जो कहते थे कि ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्लेक्स मल्टी फैक्ट पर्पस, जो कह सकते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों की तरह ट्रांसफर कर रहे थे। अगर हम बात करें डेविड हेल्ड के जो 4 पॉइंट्स है ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट की बात करें कंप्रेशन ऑफ स्पेस की बात करता था, जिसमें बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन फिजिकल डिस्टेंस की सिग्निफिकेंस कम कर देता है और गुड सर्विस इंफॉर्मेशन की फास्टर और एक्सटेंसिव चेंज करना पॉसिबल बनता है। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें, चैलेंज जो था वो टेरिटोरियल पावर की बात करता है, जिसमें ट्रेडिशनल स्टेट सॉवरेनिटी और ऑथोरिटी चैलेंज होती है, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज और एक्टर्स ट्रांजैक्शनल गवर्नेंस और कॉपरेशन डिमांड करती है, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर को इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। अगर थर्ड की बात करें, एमरजेंस ऑफ न्यू स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसमें ग्लोबलाइजेशन नई फॉर्म ऑफ स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, जिसमें ग्लोबल साइड ट्रांजेक्शन रीजनस इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक जोन, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और कल्चर एक्सचेंज के सेंटर बनाती है। अगर फोर्थ की बात करें, इंटीग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन की बात करता है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एक तरह से इंटीग्रेशन की बात करें जो प्रमोट करता था, जिसमें हम बात करें मार्केट इकोनॉमिक्स सोसाइटी ग्लोबली जो इंटरकनेक्ट होती है, और दूसरी तरफ फ्रेगमेंटेशन जैसे डिस्पार्टीज की बात करते हैं, जिसमें इंक्लूसिव एक्सक्लूशन की बात करते हैं इशू होता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स में ये कह सकते हैं, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, कॉम्प्रिहेंशन की बात करता है, कंप्रेशन की बात करता है, स्टेट चैलेंज की बात करता है, और उसके बाद इंटीग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन की बात करता है, जिसमें न्यू पैटर्न की बात करता है। तो 17 क्वेश्चन की बात करें तो 17 क्वेश्चन की जो ये था कि 3 पार्टी जो थी टाइपोलॉजी थ्योरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो डेवलप की थी हेल्ड बाय मैगरा इंक्लूड, तो किस कौन कौन से था इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें हाइपर ग्लोबलिस्ट, बी स्क्रिप्ट, अगर सी की बात करें कल्चीज, और डी की बात ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर जो था ए बी सी, बी सी डी, अगर उसके बाद ए बी डी, और उसके बाद फोर्थ की बात करें ए सी डी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो सही था, इसमें डी ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट नहीं आता। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, ये 3 पार्ट थे जिसमें बात कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन बाय हेल्ड बाय
मैक्रियो। तो उसमें कह सकते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट की बात करें, कहते थे कि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक्स और कल्चर पैटर्न इन्वेट हो गए हैं बिकॉज आईसीटी इन्वेंशंस। इस व्यू में ग्लोबलाइजेशन स्टेट को ऑब्सोलेट बना देती है और एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट होती है। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन स्पेक्टिस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ये आर्ग्यू थी किसके ऊपर, ग्लोबलाइजेशन को एग्जिस्ट ही नहीं करना। तो उसमें ये कह सकते हैं कि कैसे एक्यूट नहीं होता था। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ये थर्ड वेव था जिसमें रिप्रेजेंट करता था, उनके बीच में ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस करता था और जो रिजेक्ट करते थे। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि प्रोफंड चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये इंटरकनेक्टेड थे की वजह से आए थे, लेकिन चेंज और केयरफुली स्पेसिफिक करते थे। ये स्पेशली ग्लोबलाइजेशन लेवल नहीं लगाता। तो इसमें बात कर सकते हैं ट्रिक्स जो थी उसमें हाइपर ग्लोबलिस्ट स्पेक्टिस थे, ये 3 पार्ट थे, 4th पार्ट इसमें नहीं था। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन, ये मतलब हर बार मतलब पूछते रहते हैं और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव में रिफॉर्म किया था हेंस मैग्नेथो रियलिज्म को किस थिंकर ने किया था, तो उसका आंसर जो है एन टिंकर था, टिकनर, सॉरी। तो उसमें ये कह सकते हैं जो टिकनर थे वो फेमिनिस्ट थे, जो आईआर स्कॉलर थे, जो इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज के जेंडर्स नेचर पर बात करते थे। उन्होंने अपनी बुक्स में जेंडर वर्ल्ड्स पॉलिटिक्स में कहा गया था कि हेंस मैग्नेथो के 6 जो प्रिंसिपल थे रियलिज्म्स फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रिफॉर्मुलेट किए थे। ठीक, उसको जो हेंस मैग्नेथो के जो 6 प्रिंसिपल थे उन्होंने इस चीज़ को उसको दोबारा से बनाया था, पर्सपेक्टिव को फॉर्मुलेट किया था, उसके बाद दोबारा से किया। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करें, डायनामिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ह्यूमन नेचर्स में दोनों मेल और फीमेल्स होते हैं, मस्कुलर और फेमियन, जिसमें ऑब्जेक्टिव कल्चर डिफाइन होते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल मस्कुलर से एसोसिएटेड है, इसलिए ऑब्जेक्टिव हमेशा पार्शियल होता है। अगर हम नेशनल इंटरेस्ट इन डायनामिक की बात करें, सिर्फ पावर से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। नेशनल इंटरेस्ट मल्टी डायमेंशन है, एक सेट इंटरेस्ट में से डिफाइन नहीं होना चाहिए। पावर की बात करें, पावर जो थर्ड पॉइंट था उसमें कह सकते हैं पावर कैन नॉट बी डिफाइन यूनिवर्सली। इसमें रियलिस्टिक लेंस में पावर का मतलब है डोमिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट था। टिकनर कहते थे कि कलेक्टिव एम्पावरमेंट को भी पॉसिबिलिटी है। अगर हम फोर्थ की बात करें, मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेट है, इसमें कहा गया था कि हर पॉलिटिकल एक्शंस का मॉरल सिग्निफिकेंस होता है। तो फिफ्थ की बात करें, टू डिस्कवर्स मॉरल कम्युनिटी इन ह्यूमंस में कह सकते हैं सब ह्यूमंस में मॉरल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरी है। अगर सिक्स्थ की बात करें, रिजेक्ट करते थे ऑटोनॉमी इन पॉलिटिक्स इन आईआर, तो इसमें कह सकते हैं नैरो डिफाइन करते थे, जिसमें बात करते थे पॉलिटिकल रियलिज्म, पावर्स कंसर्न्स और कंट्रीब्यूशन को एक्साइड करते थे। तो ट्रिक्स की आप ये एक बात करते हैं, टिकनर जो थे फेमिनिस्ट रियलिज्म की बात करते थे, ऑब्जेक्टिव की बात करें डायनेमिक इंटरेस्ट, और कलेक्टिव की बात करें कलेक्टिव पावर, जिसमें मोरालिटी की बात करते थे, ह्यूमन कम्युनिटी रिजेक्ट करते थे ऑटोनॉमी की। अगर हम बात करें जो हमारा 19 क्वेश्चन है वो किसकी बात करता है, पीस कीपिंग ऑपरेशन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, हमने ऊपर भी पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उसमें कह सकते हैं कि UNAMID जो थे डफ कहाँ पे हुआ था, उसके बाद यूनिमिस जो थे इन साउथ सूडान। अगर हम बात करें UNA मायर जो था रवांडा, उसके बाद UN प्रोफर कहाँ पे यूगोस्लाविया। तो इसको ऑप्शन आप इसको कर सकते हैं ABCD, बात करें BCAD, उसके बाद C की बात करें DCAB, और उसके बाद 4 जो था CDAB। तो इसको आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको सही कर सकते हैं, बता सकते हैं पीसफुल को कीपिंग ऑपरेशन कैसे हुए थे और उसके बाद इसकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कैसे होगा। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 CDAB। अगर हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बात करें, सबसे पहले जो था रवांडा की बात करें, अक्टूबर 1993 से लेकर मार्च 1996, इसमें कह सकते हैं जेनोसाइड के दौरान ह्यूमैनिटेरियन एड पीस कीपिंग मिशन हुआ था। अगर हम यूगोस्लाविया की बात करें, कब हुआ था, 1992 से लेकर 1995 तक, तो इसमें ये कह सकते हैं यूगोस्लाविया वार के दौरान ह्यूमैनिटेरियन एड्स और सीज फायर इन्फोर्स करने के लिए। अगर थर्ड की बात करें, जुलाई 2007 की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट हुआ था सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए और पीस इन्फोर्स करने के लिए जॉइंट अफ्रीकन यूनियन UN मिशन हुआ था। अगर हम बात करें फोर्थ की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं जुलाई 2011 की बात का प्रेजेंट, तो इसमें ये कह सकते हैं साउथ सूडान जो इंडिपेंडेंस के बाद सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करते थे। ठीक है,
अगर हम बात करें 20 क्वेश्चन की बात करें, ये भी हम किसकी बात करें, ह्यूमैनिटेरियन इन्विटेशन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसको जस्टिफाइज करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस, बी की बात करें नेशनल इंटरेस्ट, सी की बात करें मॉरल प्लूरलिज्म, अगर डी की बात करें रिलीजन स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर सेकंड बी एंड सी, सी की बात करें, थ्री की बात करें बी एंड डी, और डी की बात करें जो फोर्थ ऑप्शन जो है ए एंड डी। तो इसका ऑप्शन जो होगा जिसमें बात करें ग्लोबल इंडिपेंडेंस की बात करता है और मॉरल की बात करें, इसमें नेशनल इंटरेस्ट और रीजनल इंटरेस्ट की स्टेबिलिटी की बात नहीं होती, ठीक। तो उसमें ये कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ए एंड डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसमें बात कर सकते हैं ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस और उसके बाद रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन इन्विटेशन की बात करें, इसमें ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी या पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करें, सबसे हम बात करें ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं दुनिया का इतना ज़्यादा मकसद किस पे होता है, कनेक्टेड होता था, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती थी रिस्पॉन्ड करने के लिए, जिसमें सीज फायर की बात होती थी, उसके बाद कैसे रिफ्यूजीज प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म को बेनिफिट दिया जाता था, इस पर इनलाइटमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें। अगर रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें, अगर क्या इसमें ये कह सकते हैं अगर किसी कंट्रीज में क्राइसिस या कन्फ्लिक्ट हो तो वो पूरा रीजन को बैलेंस ऑफ पावर में डिस्टर्ब कर सकती है। नियर बाई ये मेजर पावर्स इंटरवेंस करने के बाद कन्फ्लिक्ट्स और वार को प्रिवेंट कर सकती है। अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में जो था जो ह्यूमैनिटेरियन इन्विटेशन की तरफ नहीं कर सकता, तो उसमें कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट और मॉरल की बात करें। नेशनल इंटरेस्ट इसमें जो रियलिस्ट कहते हैं कि कंट्री सिर्फ अपने बेनिफिट के काम के लिए करती है, ह्यूमैनिटेरियन क्लेम कर सकता है, अक्सर पॉलिटिकल कवर हो सकता है। अगर मॉरल की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन इन्विटेशन को वेस्टर्न नोशंस और ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड पर देखा जा सकता है, जो हर कल्चर्स या रीजन में एप्लीकेबल नहीं होता। तो ट्रिक्स की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन की बात करें, जिसमें बात करते हैं ग्लोबल की बात करता है और रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैच दी फॉलोइंग है, ये डिफरेंट थिंकर्स के साथ है, जिसमें कह सकते हैं रॉबर्ट कॉक्स हो गया, रॉब कोहेनिग हो गया, अलेक्जेंडर स्वेल्ड हो गया, ओगर रॉबर्ट्स हो गया। अगर इनके कंसेप्ट की बात करें, थिंकर्स विद कंसेप्ट्स, तो जो ऑप्शन फर्स्ट में बताया गया इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिजीम्स ऑन कोऑपरेशन। अगर सेकंड की बात करें इंटरेक्शन बिटवीन सोशल फोर्स फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर। अगर थर्ड की बात करें कंस्ट्रक्शन आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें जिसमें कैसे एम्फेसिस करता था कंटिन्यूसली एंड रिपीटेशन सोशल स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर ये फोर्थ ऑप्शन आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो सही था। ए का सेकंड बात करें जो रॉबर्ट कॉक्स की बात करता है, वो किसकी बात करता है, इंटैक्ट की बात करता है, किसके साथ, सोशल फोर्स के साथ, फॉर्म ऑफ स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, ठीक है। अगर हम बात करें बी की बात करें, रॉबर्ट किसकी बात करता है, उसमें कह सकते हैं इंटरनेशनल रिजीम्स और कॉपरेशन की बात करता है। अगर हम सी की बात करें तो सी में अलेक्जेंडर की बात करें तो वो किसकी बात है, कंस्ट्रक्ट करता था किसके, सोशल स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें डी की बात करें रॉब वॉल्कर की बात करें, इसमें इम्फसाइज करता था कंटिन्यूसली, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके पॉइंट की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें इंटरेक्शन बिटवीन सोशल फोर्स फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर। रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं कि सोशल फॉर्म्स हो गया जिसमें फॉर्म ऑफ स्टेट की बात करता है, जिसमें फॉर्म ऑफ ऑर्डर की बात करता है, एक दूसरे से मतलब इंटरकनेक्ट करता है, जिसमें सोशल फोर्स की बात करें कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन की बात करता है, जिसके प्रोसेस की बात करता है, फॉर्म ऑफ स्टेट की बात करें जिसमें स्टेट को इवॉल्विंग स्ट्रक्चर जो सोशल फोर्स की बात करता है, जिसमें इंटरप्ले बनाता है। अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें इंटरनेशनल रिलेशन का करंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्टेट्स लॉ और इंस्टीट्यूशन की बात करता है। अगर हम बात करें रॉबर्ट कॉइन की बात करें, इसमें ये एक बात करता है इम्पैक्ट करता है इंटरनेशनल रिजीम्स और कॉपरेशन में। ये आर्ग्यू करते थे कि इंटरनेशनल कॉपरेशन सिर्फ हेजमोनिक पावर्स पे डिपेंड नहीं करता, जब कंट्रीज को शेयर हो गया गोल और इंटरेस्ट होते हैं, वो इंटरनेशनल रिजीम की बात करता है जिसमें एग्रीमेंट्स होते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये रिजीम्स की बात करें अपने इंडिपेंडेंस की बात करता है, फंक्शन की बात करता है, उसको मेंटेन करने की बात करता है और कॉपरेशन को प्रमोट करता है, जिसमें चाहे हेजमोनी कमज़ोर हो जाए। अगर हम सी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं
कंस्ट्रक्शन आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें एक्सलेंडर की बात करें तो वो ये कहते थे कि सोशल स्ट्रक्चर जो है इन इनहेरिटिंग की एग्जिस्ट की बात करता था, जिसमें नहीं करता था, बल्कि ह्यूमंस बिलीव की बात करता था, जिसमें इंटरप्रिटेशंस और आइडिया से कंस्ट्रक्ट होते थे। इम्पेसिस की बात करें स्ट्रक्चर्स मटेरियल रिसोर्स की बात करता है, जिसमें फिजिकल सिंटाइल की बात होती है, जिसमें आइडिया अंडरस्टैंडिंग पर बेस होती थी। अगर हम डी की बात करें तो इसमें बात करें कंटिन्यूसली और लिमिटेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर की बात करते थे। अगर पोस्ट स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म जो थे न्यू रियलिज्म से कहते थे कि जिसमें सोशल सिस्टमों की डायनेमिक्स नेचर्स और चेंज के प्रोटेक्शन पोटेंशियल को इग्नोर करते थे, वालकर जो है इम्फाइज करते थे, जिसमें कंटिन्यूस की बात करते हैं एंड रिपीटेशंस और इंडिविजुअल एक्टर को पैसिव ट्रीट किया जाता था। और न्यू रियलिज्म की बात करें इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्टिव एड्रेस नहीं कर पाते थे। अगर ट्रिक्स की बात करें कॉक्स जो थे सोशल फोर्स की बात करते थे। अगर रॉबर्ट की बात करें रिजीम्स एंड कॉपरेशन, अगर एग्जलेंडर की बात करें सोशल स्ट्रक्चर, अगर वालकर की बात करें तो कंटिन्यूसली एंड रिपीटेंशियल। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किसकी बात हो रही है, आइडियल स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन प्रपोज करते थे, रिप्लेस किया था किसको, बैलेंस ऑफ पावर। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें सीक्रेट डिप्लोमेसी, अगर सेकंड की बात करें डिसआर्मेंट, अगर थर्ड की बात करें ऑटोक्रेटिक्स रूल्स, अगर फोर्थ की बात करें वार्स। तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सेकंड जो था वो करेक्ट था, जिसमें कब बात कर सकते हैं डिसआर्मेंट से। आई होप ये जो आपको क्लास समझ आ रही होगी। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, आइडियल स्कूल ऑफ थॉट का बिलीफ यही था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसमें अंडरस्टैंडिंग्स की बात होती थी, शेयर वैल्यूज़ की बात करती थी, कैसे हम अपने वैल्यूज़ की बात करें, कैसे हम आइडियाज़ को शेयर करें, कैसे जरिए को अचीव कर लिया जा सकता है, जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की। अगर हम बात करें आइडियलिस्ट कहते क्या थे, उसमें बैलेंस ऑफ पावर की बात करें वो फ्लेट थे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी को बढ़ाता था। अगर हम बात करें उनका आर्ग्यूमेंट की बात करें, डिसआर्मेंट से ज़्यादा इफेक्टिव हैं पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। बैलेंस ऑफ पावर इनहेरिटेंस अनस्टेबल है, जैसे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, अलायंस और अलाइनमेंट शिफ्ट होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ सकता है। अगर डिसआर्मेंट एक ट्रस्ट कॉपरेशन बुल्ड होता है, जब स्टेट डिसआर्म करती है तो वो दूसरे को थ्रेट नहीं समझती और कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोलैबोरेट करते हैं। अगर इसकी ट्रिक्स की बात करें, आइडियलिस्ट की बात करें, पीस थ्रो डिसआर्मेंट्स नॉट पावर्स बैलेंस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किसकी बात करता है, CSW। ठीक है, ये कमीशन की बात करता है, कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन जो एस्टेब्लिश हुआ था, रिजोल्यूशन की बात करता है। तो इसमें कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट में बताया गया था ECOSOC, सेकंड की बात करें UNEP, अगर फोर्थ थ्री ऑप्शन की बात करें WHO, अगर फोर्थ की बात करें UNEF। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो आप इसकी डेट बता सकते हैं किसके साथ रेजोल्यूशन हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो करेक्ट था। अगर हम बात करें CSW जो था प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंट्स की बात करता है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी और वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करता है। इसमें आप कह सकते हैं कि ECOSOC रेजोल्यूशन जो था 11 सेकंड ऑन 21 जून 1946 के जरिए एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें कह सकते हैं कि वुमेन्स राइट को प्रमोट करना, रियलिटी ऑफ वुमेन्स लीव्स डॉक्यूमेंट्स करना और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और जेंडर इक्वलिटी को सेट करना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कह सकते हैं कि हु रोट द बुक स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट है। तो इसमें ये कह सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन की बात करें, रेलेफ जो था ये उन्होंने बुक लिखी थी, जिसमें इंस्ट्रूमेंट मार्क्सिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट का व्यू कहते थे, ये कहा था कि स्टेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटलिस्ट क्लास के रूल्स के लिए है। इसमें ये कह दिखाते थे कि स्टेट कैपिटलिस्ट सिस्टम को मेंटेन करती है और कैपिटलिस्ट क्लास की इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है। बुक्स में सोसाइटी अलाइड रिफॉर्म्स और पेंशन की डिटेल्स एनालिसिस है। तो इसमें ट्रिक्स क्या याद कर सकते हैं, स्टेट सेल्फ कैपिटलिस्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये SDG गोल के ऊपर करस्पॉन्डिंग गोल्स की बात करता है। अगर बात करें गोल 5th, गोल 7th, गोल 10th और गोल 15, ठीक है, नंबर्स और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन बताइए। तो आप इसका बता सकते हैं कौन सा गोल किसके साथ मैच है।
अगर हम इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो वो करेक्ट है, ठीक है। ए थर्ड की बात करता है, ठीक है, ए थर्ड की बात करता है। फर्स्ट जो है, फिफ्थ की बात करता है जेंडर इक्वलिटी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की बात करें, बी का फर्स्ट बताता है, सेवन्थ का जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन ग्रीन की बात करता है। अगर हम 10th की बात करें, रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करें, अगर 15 की बात करें, लाइफ ऑफ लैंड की बात करता है, ठीक है। तो हम इसकी बात करें, 5 जो था जेंडर इक्वलिटी की बात करता था, 7 जो था अफोर्ड एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, 10th की बात करें रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करता था, और लाइफ की बात करें SDG 15 की बात करें, लाइफ ऑन लैंड सेकंड की बात करता है। अगर उसके बाद हम थोड़े से SDG के गोल्स और उसके साथ थोड़े से मतलब एक्सप्लेनेशन करें, जो फर्स्ट नंबर पे आता है नो पॉवर्टी की बात करता है, इसमें कहा गया था कि एंड पॉवर्टी इन ऑल फार्मर्स एवरीवेयर। अगर हम सेकंड की बात करें, जीरो हंगर की बात करता था, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि एंड हंगर अचीव्स फूड सिक्योरिटीज एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर थर्ड की बात करें, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता था, इसमें इंश्योर करता था कि हेल्थी लाइफ्स और प्रमोट करना वेलबींग्स फॉर ऑल एज। अगर क्वालिटी एजुकेशन, फोर्थ जो था क्वालिटी एजुकेशन की बात करता था, इसमें इंश्योर करता था इंक्लूसिव और इक्वलिटी की बात करता था, क्वालिटी की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है और प्रमोट करता था लाइफ लॉन्ग लर्निंग से। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो उसमें किसकी बात करें, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, वुमेन की एम्पावरमेंट की बात करता था, वुमेन्स एंड गर्ल्स की। अगर हम सिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं क्लीन वाटर एंड सैंक्शन की बात करता है, जिसमें कह सकते हैं इंश्योर अवेलेबिलिटी की बात करता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर्स एंड सेक्शन। और उसके बाद हम सेवंथ की बात करें तो क्लीन एनर्जी की बात करता है, जिसमें कह सकते हैं इंश्योर करना, जिसमें अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी। अगर हम एट्थ की बात करें तो उसमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ की बात करें, जिसमें प्रमोट करता था, जिसमें कह सकते हैं इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ की बात करता था, डिसेंट वर्क की बात करता था, ठीक। अगर उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्री इन्वेंशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें कह सकते हैं बुल्ड करता था, रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता था, प्रमोट की बात करता था, इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता था, फास्टर इन्वेंशन की बात करें, इसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करता था, जो आर्टिकल SDG 10 में आता है, जिसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी विद एड्स अमोंग कंट्रीज की बात करता था। अगर 11th की बात करें, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करता था, इसमें ये कहा गया था कि मेक सिटी ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट्स एंड सस्टेनेबल्स। अगर 12 की बात करें, रिस्पॉन्सिबल था कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिसमें कह सकते हैं इंश्योर करता था सस्टेनेबल, जिसमें कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न की बात करें। अगर 13 की बात करें, क्लाइमेट एक्शन की बात करता था, इसमें ये कह सकते हैं कि टेक अर्जेंट एक्शन की बात करता है, इसमें क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट्स की बात करें। अगर 14 की बात करें, लाइफ बिलो वाटर की बात करें, इसमें कंजर्व सस्टेनेबिलिटी, जिसमें ओशन सीज एंड मैरियम्स रिसोर्स की बात करता था। अगर हम 15 की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, जिसमें बात करें प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, प्रमोट करना सस्टेनेबल यूज फॉर मतलब टेरिटरी सेक्टर्स, जिसमें कह सकते हैं कि इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी की बात करता था। उसके बाद 16 की बात करें, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता था, इसमें कह सकते हैं ये प्रमोट की बात करता था, पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करता था, जिसमें जो जस्टिस और बुल्ड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन की बात करता था। अगर 17 की बात करें तो इसमें ये कहा था पार्टनरशिप्स ऑफ फॉर द गोल की बात करें, इसमें स्ट्रेंथ ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता था, जो अचीव की बात करता था, फॉर ऑल SDG गोल्स की बात करता है, ठीक है। अगर हम बात करें 26 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, ये किसके ऊपर बात करता है, क्या हमारे ऊपर जो स्टेटमेंट्स है मतलब उसको रिप्रेजेंट करता था, ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था 26 में, 26 क्वेश्चन में ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता था इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें ये करता था कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ परमिट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड गुड्स विच इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स। सेकंड की बात करें, द इंटरनेट हैज़ अलाउड टेररिस्ट टू रिक्रूट्स न्यू फॉलोवर्स। थर्ड की बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी अलाउ टेररिस्ट टू अपलोड इन हाईली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अगर डी की बात करें, इंस्टीट्यूट्स टेररिस्ट जो ग्रुप थे इराक, सीरिया हैव नॉट एबल टू इम्प्रोवाइज, इसमें कह सकते हैं IED की बात हो रही है, डिस्पाइट ग्लोबल एसेस रिसोर्स। इसमें आप ऑप्शन करेक्ट बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ABCD, बी सेकंड की बात करें B एंड C, थर्ड ऑप्शन की बात करें ABC, अगर फोर्थ की बात करें ABD।
अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी जो थे वो करेक्ट थे। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन के एलिमेंट्स जिसे फास्ट एक्सचेंज, आइडिया और ग्रुप्स टेररिस्ट के लिए एक्सप्लोर किए जा रहे थे, यानी जो चीज़ें हमारे डेली लाइफ में बिजनेस में हेल्प करती हैं उनको टेररिस्ट ग्रुप्स अपने काम में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये था। अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया से टेररिस्ट इंस्टेंटली न्यू फॉलोवर रिक्रूट कर सकते हैं, अपने मैसेज ग्लोबली स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक, अगर हम थर्ड की बात करें ग्लोबलाइजेशन के टेक्नोलॉजी की, उनको हाईली डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल नेटवर्क में ऑपरेट करने में मदद मिलती है, जिसमें कह सकते हैं कि अटैक्स प्लान करने में और ज़्यादा मोबिलिटी सिक्योरिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर जो गलत था उसमें ये कहा गया था ग्लोबलाइजेशन की वजह से इराक और सीरिया, अफगानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप्स को, जिसमें कैसे आईईडी जो थे इसमें कैसे इम्प्रूव्ड एक्सप्लोर डिवाइस बिल्ड कर रही थी। अब स्टेट में स्पॉन्सर की ज़रूरत कम हो गई थी क्योंकि अंडर वर्ल्ड नेटवर्क्स ग्लोबल लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें हम बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट डज नॉट आउटलाइन कंट्री स्पेसिफिक इमिशन टारगेट्स इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो इसमें कह सकते हैं फर्स्ट जो था काइटो प्रोटोकॉल्स, सेकंड की बात करें लॉ ऑफ सी ट्रीटीज, थर्ड की बात करें मोट्रोल प्रोटोकॉल्स, अगर फोर्थ की बात करें पेरिस एग्रीमेंट्स। ये भी मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा होगा, इसमें कौन सा नहीं है आप ये बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो पेरिस एग्रीमेंट से नहीं था। अगर हम काइटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं हर कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक एमिशन रिड्यूशन टारगेट सेट करता है। लॉ ऑफ सी ट्रीटीज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं क्लाइमेट्स या एमिशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मेनली मैरिटाइम राइटली रिस्पॉन्स कवर करता है। अगर हम बात करें मोट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें, इसमें ओजोन डिप्टिंग की बात करता था, जिसमें कंट्रोल करते थे नॉट ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इमिशन। अगर हम बात करें फोर्थ की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट जो था कंट्री स्पेसिफिक बाइंडिंग टारगेट नहीं देती, इंस्टेड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का हिफाजत करता था, थ्योरी वैलेंटेंस नेशनल्स डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन की बात करता था, जिसमें कह सकते हैं एनडीसी कंट्रीज अपने एक्शन खुद को डिसाइड करती थी, और कलेक्टिव ग्लोबल वार्मिंग जिसमें हम बात करते हैं 1.5 से 2.0 की बात करते हैं % की लिमिट तक एम रखा था। तो इसमें ये कह सकते हैं इसका एम यही था कि जो पेरिस एग्रीमेंट्स का फोकस किसके ऊपर करता है, मिटिगेशन पर था, नॉट लीगली बाइंडिंग कंट्री स्पेसिफिक टारगेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कोल्ड वार के ऊपर है, तो उसमें कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट फीचर ऑफ द कोल्ड वार, कोल्ड वार का कोई फीचर कौन सा नहीं है, तो उसमें आप ऑप्शन बता सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ये था कि देयर आर न्यूक्लियर आर्म रेस, सेकंड की बात करें देयर वाज प्रोपोगंडा वार्स, देयर वाज इकोनॉमिक्स ब्लॉक हेड्स अगेंस्ट अलाइड कंट्री, अगर डी की बात करें दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। तो ऑप्शन फर्स्ट जो था ए एंड बी, अगर हम बी की बात करें बी ए बी सी डी, थर्ड ऑप्शन की बात करें सी एंड डी, अगर उसके बाद ऑप्शन फोर्थ की बात करें बी एंड डी। इसमें आप आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी जो थे वो सही थे। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैं कह सकता था न्यूक्लियर आर्म जो रेस थी इसमें कह सकते हैं ये सही था। इसमें कोल्ड वार के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच में न्यूक्लियर वेपन की कंपटीशन था। इसमें बी की बात करें प्रोपोगंडा जो वार का था, इसमें कह सकते हैं ये भी सही था। दोनों साइड अपनी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म को प्रमोट करने के लिए प्रोपोगंडा का यूज़ करती थी। अगर सी की बात करें जिसमें इकोनॉमिक्स ब्लॉकेड अगेंस्ट नॉन अलाइंड कंट्री, इसमें कह सकते हैं ये फॉल्स था। इसमें ये कह सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना था, नॉट ढूंढना था। ठीक है, तो इसमें कह सकते नॉन अलाइंड जो कंट्रीज तो डायरेक्टली टारगेट नहीं होती, कोल्ड वार के प्राइमरी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था। अगर डी की बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, तो इसमें ये भी गलत था। इसमें कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो इनडायरेक्टली इफेक्ट हुई थी, जिसमें प्रॉक्सी वार हुई थी लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, जिसमें कह सकते हैं कोल्ड वार पॉलिटिक्स, और इसलिए सी एंड डी जो थे वो कोल्ड वार के फीचर नहीं है। अगर उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज की बात करता था। अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज कुड नॉट एग्जिस्टेड विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें सेकंड की बात करें, प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज जो डिफेक्ट करते थे डिफिकल्ट टू एड्रेस बिकॉज दे इवॉल्व बोथ इंटर जनरेशंस कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम
तो इसमें ये कह सकते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज की स्टेटमेंट बताइए, इसमें बता सकते हैं आपका कौन सा सही है। तो इसमें जो था ऑप्शन दोनों सही थे, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें ये कह सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक्स प्रोटेक्शन ट्रांसफार्म हो गया, जिसमें हाईली पॉपुलेशन जो थी, डेंसिटी जो थी वो सिग्निफाई कर रही थी, जिसमें ग्लोबल से एक इन्वायरमेंट्स हो गया, प्रॉब्लम्स जिसमें कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉपुलेशन होगी, इसमें ये कह सकते हैं ये टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन प्रेशर बिना प्रॉब्लम्स के एग्जिस्ट ही नहीं करते। सेकंड की बात करें क्लाइमेट चेंज जो था वो हार्ड टैकल था बिकॉज ऑफ करेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स। तो इसमें कह सकते हैं इंट्रा जनरेशन की बात करें डिफिकल्ट हो रहा था किसको, इंडिविजुअल को, जो बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स एक्ट जो थे कलेक्टिव नो की बात करते थे। अगर हम बात करें इंटर जनरेशन की बात करें लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट इन्वेस्ट की बात करता है, जिसमें बेनिफिट जो था फ्यूचर जनरेशन नॉट द करंट इवेंट थी। तो इसमें कह सकते हैं जो दोनों स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा जो स्टेटमेंट के ऊपर था उसमें कह सकते हैं IMF IBRD की बात करें। जो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट में था कि बोथ IMF IBRD जो था वो हेडक्वार्टर था वाशिंगटन DC में USA में, और इसमें कह सकते हैं इंडिया वोट शेयर IMF इज 10%। अगर हम इसके आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर जो थर्ड था स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट थी और जो सेकंड थी वो फॉल्स थी। तो फर्स्ट ये था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था IMF और इसके बाद IBRD वर्ल्ड बैंक जो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में था USA में। अगर सेकंड इसलिए था कि जो सेकंड में बताया था कि IMF को इंडिया का शेयर वोट शेयर 10% था, नहीं उसका जो था IMF के इंडिया का शेयर जो था वो 2.63% था। ठीक, उसके बाद ये कह सकते हैं ये गलत है। ठीक है, जो वोट शेयर था वो लिंक्ड होता था कंट्री कोटा कंट्रीब्यूशंस एंड डिटरमाइंस इट इन्फ्लुएंस IMF डिसीजन मेकिंग्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारा ब्रिक्स के रिलेटेड था। तो उसके बाद हम कह सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग ब्रिक्स समिट्स इज क्रोनोलॉजिक ऑर्डर। इसमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ब्रिक्स समिट की बात करें, सबसे पहले जो था उफा रशिया, उसके बाद जोहान्सबर्ग की बात करें साउथ अफ्रीका, डरबन की बात करें साउथ अफ्रीका, अगर बीजिंग की बात करें वर्चुअल समिट। तो इसमें ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन उससे ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो था वो फर्स्ट जो था वो ठीक था। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें जो डरबन साउथ अफ्रीका में थी वो कब थी 26/7/2013। अगर उफा रशिया की बात करें जुलाई 8 और 9 जो थी 2015। अगर जोहान्सबर्ग की बात करें साउथ अफ्रीका में तो उसमें कह सकते हैं 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2018। अगर उसके बाद बात करें बीजिंग की बात करें ये वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस हुई थी कोविड-19 के टाइम पे 17 नवंबर 2020 में। तो उसके बाद आप ये सिक्वेंसेस की आप याद कर सकते हैं ब्रिक्स समिट्स की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो किसके ऊपर था कि जो कॉइन्स की जो टर्म की थी सिक्योरिटी डायलेमा वो किसने की थी। तो उसका ऑप्शन की बात कर सकते हैं जॉन हर्स, रॉबर्ट की बात हो रही है, हर्बर्ट की बात हो रही है और चैरिस की बात हो रही है। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं, ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो था वो जॉन हर्स था। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो सिक्योरिटी डायलेमा था वो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश स्कॉलर जॉन हर्स, कब हुआ था 1950 में। तो उसमें ये कह सकते हैं कि उन्होंने आर्ग्यू किया था कि वन स्टेट जो थी वो इंक्रीज कर रहे थे सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे थे, और उसके बाद वो ये कह रहे थे अदर स्टेट जो थे वो फील इंश्योर की बात करते थे, जिसमें आप बात कर सकते हैं नो होलिस्टिक्स इंटेंशन की बात करते हैं, एग्जिट की बात उनकी ये ट्रिगर ये था कि क्लास जो साइकिल्स टेंशंस और आर्म रेस की बात करते हैं, जिसमें स्टेट जो थे वो रिएक्ट कर रहे थे। उस एग्जाम्पल की बात आप कर सकते हैं कि आर्म रेस ड्यूरिंग द कोल्ड वार के टाइम पे। ठीक, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो अपने आंसर देख लिया। तो इसमें कह सकते थे कि हु हैज़ द आर्ग्यू स्टेट सीक्स मैक्सिमाइज पावर, जो इंस्टेट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं उसमें कह सकते हैं। ये मैंने बहुत बात क्वेश्चन जो है ग्रुप्स में पूछा हुआ है, टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप्स है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। अगर आपने 1-2 बार भी दिया होगा तो आपको पता चल गया कि आंसर कौन है, जॉन है। ठीक है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं जॉन जो थे वो किसकी बात करते थे, ऑफेंसिव रियलिस्ट की बात करते थे, और उसका एम ये था मैक्सिमाइज पावर को करना और नॉट की सिक्योरिटीज़ की बात करना। तो उसमें ये कह सकते हैं उनकी जो थे
ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अनार्चिस इंटरनेशनल सिस्टम को फोर्स को स्टेट को रिलाई करता था ऑन पावर्स टू सर्वाइव। तो उसमें ये कह सकते थे कि उनका परस्यूड पावर जो था ऑफ्टन लीड की बात करता था, कंपटीशन की बात करता और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। अगर हम बात करें 34th क्वेश्चन की बात करें तो ये कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑफिसर जो थे वो इन्वॉल्व हुए थे प्रमोशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस। तो ऑप्शन ए की बात करें सिक्योरिटीज कैंसल्स, बी की बात करें जनरल सेक्रेटरी जनरल, थर्ड की बात करें जनरल असेंबली और डी की बात करें ECO SOC। ठीक, तो इसके ऑप्शन की आप बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था ABC, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें B एंड सी की बात करें ए, थर्ड की बात करें A एंड C, फोर्थ की बात करें ABD। ठीक, तो यूएन ऑफिसर जो इन्वॉल्व हुए थे प्रमोशन मेंटेनेंस का इंटरनेशनल पीस में। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर A, B और C ठीक करेक्ट थे। तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये प्राइमरी था यूएन का, जिसमें मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस की बात करता है, सिक्योरिटीज़ की इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा है, जिसमें प्रिवेंशन की बात हो रही है, मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन का। अगर सेकंड की बात करें जनरल सेक्रेटरी, तो वो तो यूएन का चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, जो यूएन का वो की प्ले रूल्स अदा करता है, जिसमें प्रमोटिंग पीस की बात करता था, जिसमें आप बात कर सकते हैं गुड ऑफिसर, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टिगेटिव की बात करें। अगर जनरल असेंबली की बात करें तो ये कह सकते हैं पीस और प्रमोशन को, डिबेट्स को, रिजोल्यूशन को रिकमेंडेशन करता था। अगर हम बात करें ECO SOC की बात करें, ये फोकस करता था इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन की बात करता है, जिसमें नॉट डायरेक्टली ऑन मेंटेनिंग हो इंटरनेशनल पीस। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस और उसके बाद नंबर्स ऑफ मेंबर्स की बात करता है, जिसमें बात कर सकते हैं SCO का जो दिया हुआ था 27। मैच द फॉलोइंग आप कर सकते हैं, ASEAN का 8 है, यूरोपियन यूनियन का देखें 10 है और यूरोप यूनियन का है, सॉरी अफ्रीकन यूनियन का 10 है और उसके भी यूरोप यूनियन का EU की बात करें 55। तो इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो हो सही है। तो अगर हम बात करें SCO की बात करें तो उसमें कह सकते हैं 8 मेंबर स्टेट्स हैं, ASEAN की बात करें 10 मेंबर स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन की बात करें 55 और यूरोपियन यूनियन की बात करें 27 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक, तो नेक्स्ट की बात करें ये UN जनरल सेक्रेटरी मेंबर्स की जो है क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में बता सकते हैं कि कौन सा पहले आया था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में आपको दिखाई भी थी एक बार। तो उसमें ये कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन की बात करें, डेग हरमन जोस्ट की बात करें 1953 से 1961। अगर यूथंड की बात करें 1961 से लेकर 1971। अगर जेवियर की बात करें 1982 टू 91। उसके बाद हम बात कर सकते हैं गली की बात करें 1992 से 1996। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 37 है, ये किसके बेस से ऊपर है, अरेंज करता है फॉलोइंग कन्वेंशन की बात करता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात करता है। सेकंड की बात करें, बी पॉइंट की बात करें, जो कन्वेंशन था एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स। अगर बात करें सी की बात करें, उसमें कह सकते हैं अमेरिका कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर डी की बात करें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसकी आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ऐसे याद कर सकते हैं DACP। ठीक है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि डी का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल राइट्स 1976, अमेरिकन कन्वेंशन और ह्यूमन राइट की बात करें 1978, कन्वेंशन जो था एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स की बात करें 1979। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजी, ग्रेट पावर्स की बात हो रही है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसने कहा था, कंसेप्ट और थिंकर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं कौन सा कंसेप्ट किस बुक्स के साथ होते, बुक्स और थिंकर्स की बात है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था वो करेक्ट था। हम बात करें स्ट्रेटजी एंड ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की बात करें, वो जॉन की बात हो रही है। पॉलिटिक्स अमोंग नेशन की बात करें 1948 में हेंस मैग्नेतो की बात हो रही है। अगर सी की बात करें, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें 1979, जिसमें कैसे वेल्थ की बात हो रही है। अगर हम डी की बात करें, फ्रॉम वेल्थ टू पावर की बात करें, जिसमें कह सकते हैं ओरिजिनल अमेरिका वर्क्स रूल 1999, फ्रीज रकिया की बात हो रही है। ठीक,
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में हमें करना है, जिसमें कह सकते हैं ए क्राइटो प्रोटोकॉल हो गया, इसमें सेकंड की बात करें इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, उसके बाद सी की बात करें यूएन कन्वेंशन इन्वायरमेंट इन राइट जेनेरिया, उसके बाद डी की बात करें यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ था 1948 में हुआ था, इंटरनेशनल कन्वेंशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात करें 1966। अगर बात करें इन्वायरमेंट्स की बात करें तो यूएन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इन्वायरमेंट्स में, तो वो कहाँ पे हुई थी 1992 में, उसका राइट ऑफ प्रोटोकॉल की बात करें 1997, ठीक। अगर उसके बाद करें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी मैच दी फॉलोइंग है, इसमें हम कह सकते हैं कोल्ड वार के साथ बाइपोलर दिया है, बर्लिन क्राइसिस की बात 1955, ग्लोबल मिसाइल क्राइसिस की बात की 1962, अगर मर्शियल प्लेन की बात करें जापान, तो आप इसको करेक्ट मैच कर सकते हैं कौन सा कब हुआ था, ठीक। तो इसमें ए और सी जो था वो करेक्ट था, ठीक है। कोल्ड वार वाज बाइपोलर कन्फ्लिक्ट बिटवीन किसके साथ हुआ था, यूएसए एंड यूएसएसआर। अगर कोल्ड कैबल मिसाइल क्राइसिस की बात करें ऑकर्ड हुआ था 1962 में, बर्लिन क्राइसिस एक्चुअली जो बिगन हुआ था 1948 से 1949, 1955 में नहीं हुआ था। अगर हम बात करें मर्शियल प्लान की बात करें, ये वेस्टर्न यूरोप में हुआ था ना कि जापान में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये भी मैच दी फॉलोइंग है, तो इसमें ये थिंकर्स और उनकी बुक्स के बताया हुआ है, तो ठीक है। तो उसमें ये कह सकते हैं जो हेनरी की बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, अगर केनेथ वेल्स की बात करें मेंस द स्टेट्स एंड वार 1959, अगर उसके बात करें अमृत आचार्य की बात करें मल्टीपल ऑर्डर्स की बात सॉरी मल्टीप्लेक्स ऑर्डर की बात हो रही है, इसमें से 2014, जोसेफ की बात करें द फ्यूचर ऑफ पावर्स 2011। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ये भी एक मैच दी फॉलोइंग था, इसमें कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल्स एंड पॉलिटिकल राइट्स हमने कर लिया, कब हुआ था, उसका कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी 2000 बताया हुआ है, उसके बाद कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स ऑन इकोनॉमिक सोशल राइट। तो इसमें जो था ऑप्शन नंबर ए एंड सी जो थे वो करेक्ट थे। अगर हम बात करें ए करेक्ट जो था ICCPR जो अडॉप्ट हुआ था 1966 में, अगर इनकरेक्ट की बात करें CR जो BPD था वो कब हुआ था 2008 में, 2000 में नहीं हुआ था। अगर जो था सी की बात करें वो करेक्ट था, CRC अडॉप्ट हुआ था 1989। अगर जो इनकरेक्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स था वो 2008 में हुआ था ना कि 2006 में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये मैच दी फॉलोइंग है, इसमें साल्ट फर्स्ट साल्ट सेकंड INF ट्रीटी की बात करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बता सकते हैं जो साल्ट फर्स्ट हुआ था तो उसमें कह सकते हैं 1969 में हुआ था से लेकर 1972, इसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी आर्म लिमिटेशन टारगेट हुई थी, जिसमें प्लेस हुआ था लिमिट ऑन की USA एंड सोवियत आर्मेट्स। अगर सेकंड की बात करें 1979 में हुआ था, इसमें प्रपोज हुआ था न्यूमेरिकल, इसमें लिमिट्स ऑफ मिसाइल की बात हुई थी, वेरिफिकेशन प्रोविजन की बात हुई थी, इसमें आप कह सकते हैं रिडक्शंस ऑन डिलीवरी व्हीकल की बात हुई थी, उसमें स्टार्ट जो था फर्स्ट 1991 में हुआ था, जिसमें फर्स्ट ट्रीटी रिक्वायर हुई थी USA और सोवियत यूनियन की रिडक्शन वाला स्ट्रेटजी। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन की बात करें, अगर बात करें INF ट्रीटीज की बात करें वो कब हुई थी 1987 में हुई थी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करता है, जिसमें आप कह सकते हैं चार्टर्स यूनाइटेड नेशन कब हुआ था 1945 में, अगर ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात करें कब हुआ था 1649, अगर ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात करें 1919 में, और ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट की बात करें 1713 में। तो इसका ऑप्शन की आप बात कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है BDC है। तो इसमें कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात करें 1648 में हुआ था, जिसमें कह सकते हैं 30 ईयर जो थी वार जो थी एस्टैब्लिश सॉवरेनिटी की बात करें, उसके बाद 30 ऑफ की बात करें सीरियस ऑफ एग्रीमेंट्स एंडिंग हुआ था, जिसमें स्पेनिश सक्सेशन की बात की। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात करें 1919 में हुई थी, जिसमें जो कोल्ड वार फर्स्ट हुई थी वो एंड वर्ल्ड वार जो हुई थी वो खत्म हुई थी, इम्पोज हुआ टर्म्स ऑन जर्मनी। अगर चार्टर एक्ट जो था यूनाइटेड नेशन की बात करें 1945 में हुआ था, जिसमें एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। अगर उसके बात करें ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप उसके फंक्शन बता सकते हैं, जिसमें कह सकते हैं IMF का क्या काम है, IFC का क्या काम है, IDA का, और उसके बाद IGA का। तो इसमें ये ऑप्शन भी आप इसको ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं।
अगर इसके आंसर की बात करें, सबसे पहले बात करें, IMF जो था वो हेल्प करता था, स्टेबलाइज करता था फाइनेंस सिस्टम को और प्रोवाइडिंग करता है टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंट कंट्रीज एंड क्राइसिस। अगर हम IMF की बात, IFC की बात करें, वो सपोर्ट करता था प्राइवेट सेक्टर को, जिसमें डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ की बात करता था थ्रू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर IDA की बात करें, उसमें कैसे कर प्रोवाइड करता था कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन्स, उसमें प्रोजेक्ट नेशन को सपोर्ट करता है डेवलपिंग प्रोजेक्ट से। अगर बात करें MIGA की बात करें, वो ऑफर करता था पॉलिटिकल रिस्क, जिसमें इंश्योरेंस गारंटीज की बात करता था, वो इनकरेज करता था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो करेक्ट था। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड की अब बात करें तो उसके बात कर सकते हैं A का सेकंड, B का फर्स्ट, सॉरी A का सेकंड, B का फर्स्ट, C का फोर और D का थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पे हुई है। ठीक है, सबसे पहले लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, जिसमें अगर ईयर की बात करें 1949, स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस की बात करें 1972, चिपको मूवमेंट्स की बात करें 1973, उसके बाद रॉय कॉन्फ्रेंस की बात करें 1982। इसको ऑप्शन की आप बात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है A का 3, B का सेकंड, 3 का फोर्थ और D का फर्स्ट। तो उसमें कह सकते हैं कि लोग सक्सेस कॉन्फ्रेंस की बात करें कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग और UN जनरल असेंबली में हुई थी, जिसमें लेक सक्सेशन न्यूयॉर्क में हुई थी। अगर स्ट्रॉ कॉन्फ्रेंस की बात करें 1972 में, इसमें UN कॉन्फ्रेंस की बात करें ह्यूमन इन्वायरमेंट मार्केटिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट अवेयरनेस हुई थी। अगर उसके बाद हम बात करें चिपको मूवमेंट्स की बात करें, ग्रास रूट्स इन्वायरमेंट्स मूवमेंट्स की बताएं इंडिया फेमस। उसके बाद हम कह सकते हैं राय अर्थ कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसमें कह सकते हैं कि 1992 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो हुई थी 1992 में हुई थी। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो था वो करेक्ट था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 47th क्वेश्चन है ये, इसकी हम बात करें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड की बात करें, इसमें कह सकते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें बाइपोलर की बात करें, स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, इंटरेस्ट डिफाइंड पावर की, स्टेट मैक्सिमाइज रिलेटिव पावर की बात करता है, जस्टिस लॉ सोसाइटी की बात करता है, जिसमें सर्कमस्टांस की बात करता है, इंटरनेशनल प्रोसेस। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो था वो करेक्ट था। अगर हम बात करें कैंसवेल्स की बात करें, यह आर्ग्यू करता था बाइपोलर सिस्टम्स जो डोमिनेट्स पावर की बात करता था, मोस्ट स्टेबल्स इन इंटरनेशनल रिलेशन की। अगर हेंस मैग्नेटो की बात करें, वो किसकी बात करता था, डिफाइंड पावर की बात करता था। ठीक है, अगर जोन्स की बात करें, उसमें रियलिस्टिक थिंकर्स की बात करता था, जिसमें कह सकते हैं वो मैक्सिमाइज देयर पावर्स। सॉरी, ठीक है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि किसकी बात करता था, रियलिस्टिक्स मैक्सिमाइज की बात करता है। उसके बाद साइड की बात करें, वो क्लासिकल रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करता है, जिसमें लॉ और मोरालिटी की बात करता है। ठीक है, अगर हम 48 क्वेश्चन की बात करें, ये भी मैच दी फॉलोइंग है, इसमें कह सकते हैं कन्वेंशन की बात करता था, जो कन्वेंशंस और ऑफेंसेस एंड सर्टन्स एक्ट हुए थे, कमेंटेड्स ऑन बोर्ड्स एक्ट्स की बात करें, इसका जो था 94 की बात करें, इसका मैच किसके साथ किया था, 1963। अगर कन्वेंशंस की बात करें, फॉर सस्पेंशन ऑन लॉ एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी सिविल्स की बात करें, मोटरोल की बात करें 1971। अगर उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सस्पेंशन टेररिस्ट बॉम्बिंग की बात करें 1997, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सस्पेंशन फॉर फाइनेंशियल टेररिज्म की बात करें 1999। तो इसका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो ठीक है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, उसमें कह सकते हैं टोक्यो कन्वेंशन की बात करें, वह एड्रेस करता था ऑफेंसेस एंड सर्टन कमेंटेड्स ऑन बोर्ड्स एयरक्राफ्ट। अगर बात करें मोटरोल कन्वेंशन 1971 की बात करें, वो फोकस करता है सुपरविजन की बात करता है, जिसमें कह सकते हैं अनलॉ एक्ट फुल की बात करते हैं, जिसमें अगेंस्ट सेफ्टी एंड सिविल
इन्विटेशन की बात करें। अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कब हुआ था, 1987 में डील की थी टेररिस्ट बॉम्बिंग की। अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सुपरविजन फॉर फाइनेंस टेररिज्म की बात करें 1989 में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल रिलेशन के साथ हुआ है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि ऑक्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, उसके बाद कहते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात हो रही है, एस्टैब्लिश यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एस्टैब्लिश यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब हुआ था, ठीक। तो इसका ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है आप ये कह सकते हैं ऑक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। इसमें हेल्थ डिस्कस किया था किसके ऊपर, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर और यूएन यूनाइटेड नेशन की बात की, ठीक है। अगर यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात करें तो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। इसमें फर्स्ट यूएन जो था पीस कीपिंग मिशन स्टार्ट हुआ था, इसमें कह सकते हैं यूएनईएफपी जो डिप्लॉयड हुआ, रिस्पॉन्स हुआ था स्यूज क्राइसिस। तो एस्टैब्लिश जो थर्ड की बात करें, जो एस्टैब्लिश हुआ था यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम को हुआ था 1965 में। तो उसमें कह सकते हैं यूएनडीपी जो था क्रिएट हुआ था, वो प्रोवाइड कर रहा था टेक्निकल असिस्टेंस और प्रमोट कर रहा था ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर हम फोर्थ की बात करें, ये एस्टैब्लिश हुआ था एनवायरनमेंट प्रोग्राम को हुआ था 1972। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो था वो करेक्ट था। अगर उसके बाद हम बात करें फर्स्ट जो वुमेन थी WTO में जनरल डायरेक्टर कौन थी, ठीक है। तो इसका आप ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कह सकते हैं। इसमें कह सकते हैं नोक्सी जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी, अफ्रीकन वुमेन थी, जिसने सर्व किया था डायरेक्टर जनरल WTO में। ये कब अपॉइंट हुई थी, तो आप इसकी डेट याद कर सकते हैं। शी वाज अपॉइंटेड ऑन 1 मार्च 2021 और ये नाइजीरियन फाइनेंस मिनिस्टर थी। और उसके बाद उसने शी वर्क 25 ईयर्स एट द वर्ल्ड बैंक, जिसमें कह सकते हैं राइजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स। और उसके बाद हम कह सकते हैं ये एडवोकेट थी किसकी, ग्लोबल ट्रेड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स एंड वैक्सीन इक्विटी। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं अदर लिस्ट नेम की बात करें, मिकी मोरी जो, उसके बाद सुपरचाइज, पीटर सुटनेसी, ये ऑल क्या थे WTO के डायरेक्टर जनरल से नन ऑफ फेयरमोन। ये सभी जो है डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन ये सिर्फ क्या थे, मतलब मेल कह सकते हैं, फीमेल नहीं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। इसमें आप कह सकते हैं ईस्ट एशिया समिट्स 2005, SCO 2001। उसके बाद कह सकते हैं नॉर्डिक्स काउंसिल फाउंडेड इन 1952, एशियान रीजनल फॉर्म्स 1994, उसके बाद सार्क फाउंडेड इन 1987। तो आप इसका बता सकते हैं कौन सा सही है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें ABCD करेक्ट है, इसमें आप बात कर सकते हैं। इसमें आसियान का जो था वो गलत है, बाकी जो थे ठीक थे, ठीक है। अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट्स की बात की, 2005 में समिट फाउंड हुई थी। इसका ये था कि इन्होंने डायलॉग और स्ट्रेटजी की बात की थी, जिसमें आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू की बात करता था और इंडो पैसिफिक रीजन की बात करता था। अगर SOC की बात करें, SCO की बात करें, उसमें कि ये फाउंडेड कब हुआ था, 2001 में। इसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान थे, ठीक है। उसके बाद नॉर्डिक काउंसिल की बात करें 1952 में हुआ था। ये प्रमोट कर रहा था रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें कह सकते हैं डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और स्वीडन हो गया। अगर उसके बाद हम कह सकें नेक्स्ट क्वेश्चन की फोर्थ की बात करें, आसियान जो था 1994 में हुआ था, जिसमें सिक्योरिटी डायलॉग्स की बात हुई थी, इसमें कोऑपरेशन एशिया पैसिफिक रीजन की बात है। अगर हम बात करें सार्क जो था वो 1985 में हुआ था कि नॉट 1987। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो था, ऑप्शन नंबर E जो था वो गलत था। इसमें जो ऑप्शन नंबर ABCD जो थे वो ठीक थे। इसमें जो था ऑप्शन नंबर कौन सा था, ABCD और D में था। इसमें कह सकते हैं इन्वायरमेंटल जो इवेंट्स थे वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कह सकते हैं कि MC ऑन मरकरी की बात करें, उसके बाद पब्लिशंस ऑफ राय डिक्लेरेशन एजेंडा 21, ग्रीन पीस फाउंडेड की बात करें, भोपाल केमिकल प्लांट डिसऑर्डर्स, उसके बाद ग्रेनोब्लाइट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इसके ऑप्शन आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D। अगर हम इसके आंसर की बात करें, सबसे पहले देखें ऑप्शन नंबर C, D, E, B है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C ठीक था। तो हम बात करें ग्रीन पीस फाउंडेड की बात करें, कब हुआ था, 1971 में। इसमें कह सकते हैं ये फाउंड हुआ था प्रमोट करने के लिए इन्वायरमेंट एक्टिविज्म, जिसमें
कंजर्वेटिज्म ग्लोबली की बात करें, अगर हम बात करें भोपाल केमिकल्स प्लांट डिजास्टर की बात करें 1984 में हुआ था, जिसमें कह सकते हैं गैस लीक हुई थी भोपाल में, जिसमें इंडिया ने कैजुअल 1000 ऑफ डेथ हुई थी, जिसमें लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट हुआ था। अगर उसके बाद हम न्यूक्लियर डिजास्टर की बात करें 1986 में हुआ था, इसमें कह सकते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था यूक्रेन से, देन यूएसएसआर स्प्रेडिंग रेडियो एक्टिविटी कंटेनमेंटेशन। अगर फोर्थ की बात करें पब्लिकेशंस ऑन राय डिक्लेरेशन और एजेंडा सेकंड की बात करें कब हुआ था 1992 में, इसमें अडॉप्ट हुआ था यूएन कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन्वायरमेंट्स की बात करें और उसके बाद डेवलपमेंट्स अर्थ समिट्स हुआ था, जिसमें क्या कहाँ पे हुआ था 1992 में। अगर बात करें MC मर्करी जो 2013 में हुआ था, इसमें इंटरनेशनली अडॉप्ट हुआ था, इसमें कह सकते हैं मर्करी पॉल्यूशन और नेम्ड हुआ था, जिसमें कह सकते हैं मिनमेंटा जापान। तो सिक्वेंस में आप कह सकते हैं भोपाल ग्रेनब्लॉयस राय डिक्लेरेशंस मिनमेंटा, ठीक। तो इसमें कह सकते हैं DCDEB है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में कह सकते हैं कि ये मैंने एक बार कराया भी था, ये कह सकते हैं कौन से लीडर्स की डेथ हुई है, ठीक है, मतलब कौन से प्राइम मिनिस्टर्स हो गए जिनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इसमें ये आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में मेंटेन कर सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया था, ठीक, ग्रुप में शेयर भी की थी इसकी PDF। क्या आप बता सकते हैं जो कि किसी मतलब डेथ हो गई है, किसी ने मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, उसकी किन किन लीडर्स की हुई थी, तो उसका आप नाम बता सकते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में बता सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 1959 में प्राइम मिनिस्टर जो थे साइलेंस, जो अब श्रीलंका के हैं, उनकी डेथ हुई थी किसके थ्रू 26 सितंबर 1959 में, ठीक है। तो उसको मतलब मर्डर कर दिया होगा या किसी को मार दिया, तो इसे कह सकते हैं। उसके बाद 35 प्रेसिडेंट जो थे USA के हुए थे, उनको भी 22 नवंबर 1963 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद ज़ियाउर रहमान की बात करें 1981 में प्रेसिडेंट बांग्लादेश को भी असेंटेड हुआ था ऑन 13 मई 1981। अगर बात करें उल्फ प्लेम की बात करें डी कब हुए थे 1986 में, प्राइम मिनिस्टर स्वीडन से, इसको भी कब हुआ था 28 फरवरी 1986 इन स्टॉकहोल्म। अगर उसके बात करें यस्टिक्स रेबन की बात करें 1995 की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इनको कब हुआ था नवंबर 4 1995 में तेल अवीव। तो इसकी आप ऐसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में कर सकते हैं। अगर हम 54 क्वेश्चन की बात करें तो ये इनकरेक्ट बताना है फैक्ट्स, गेट और WTO का, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहा गया है था कि 1948 से लेकर 1994 में जो गेट था वो प्रोवाइडेड हुआ था, रूल्स मच ऑफ वर्ल्ड ट्रेड्स। गेट सेकंड की बात करें, गेट जो था वो प्रोविजनल एग्रीमेंट्स कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन की बात करता था। अगर हम C की बात करें, जो WTO था वो क्रिएट कर रहा था 1 जनवरी और 1995। अगर डी की बात करें, द फर्स्ट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी अब WTO की, वो हेल्ड हुई थी 2009 में। उसके बाद हम बात करें WTO जो थी वो 28 मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हेल्ड हुई थी दिल्ली में 2024। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा सही है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट फैक्ट। तो इसमें कह सकते हैं D और E जो थी वो गलत थे, बाकी सही था, ठीक। जो फर्स्ट तक गेट का था वो 1948 से लेकर 1994 तक वो सही था। इसमें B की बात करें करेक्ट था। इसमें ये कह सकते हैं कि गेट जो था प्रोविजनल एग्रीमेंट था, जिसमें क्या थे नॉट फुली फ्लेड्ज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर C की बात करें, जो WTO था ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में। और इनकरेक्ट की बात करें, जो फर्स्ट WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1996 में हुई थी सिंगापुर में, नॉट 2009 में। और उसके बाद हम बात करें जो E की बात करें, जो 28 मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी डिड नॉट हैपन इन दिल्ली इन 2024। द लेटेस्ट 13 मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी MC इन अबू धाबी इन UAE। अगर उसके बाद हम बात करें 55 क्वेश्चन की, आफ्टर विनिंग नवंबर 2024 डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द ओनली सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट सर्व टू नॉन कंजर्वेटिव टर्म्स हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डू सो। तो इसमें आप बता सकते हैं पहला कौन सा था। तो इसका आंसर जो है ग्लोवर क्लीवलैंड। तो उसमें ये कह सकते हैं ग्लोवर क्लीवलैंड वाज द फर्स्ट US प्रेसिडेंट बिफोर डोनाल्ड ट्रंप टू नॉन कंजर्वेटिव टर्म्स। ही वाज इलेक्टेड ऑन 22nd प्रेसिडेंट 1885 से लेके 1889। वो लॉस्ट हुआ था कब 1888 में इसका हुआ था। उसके बाद के बेंजामिन की बात करें हैरिस की, एंड दे वॉन्ट्स अगेंस्ट टू बिकेम 24 प्रेसिडेंट 1993 से लेके 1897।
डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आफ्टर विनिंग यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन बिकेम द सेकंड यूएस प्रेसिडेंट टू सर्व नॉन कंजर्वेटिव फॉलोइंग ग्रेवियस क्लीवलैंड। अगर 56 क्वेश्चन की बात करें, ये मैच द फॉलोइंग है, तो ये आप कह सकते हैं ये लॉन्च करना था, इसका प्रोग्रेस की बात करने, गूगल का लॉन्च हुआ था, फेसबुक का हुआ थी, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर का हुआ था और एप्पल कंप्यूटर का हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो था वो करेक्ट था। तो इसमें कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट हुआ था कब, 1975 में, एप्पल हुआ था 1976, गूगल हुआ था 1998 में, अगर फेसबुक की बात करें 2004 में। अगर 57 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग थिंकर्स आर नॉट एसोसिएटेड रियलिस्ट स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें बताना है कौन से जो थिंकर्स है वो नहीं रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं स्टेफन थे, जॉन थे, किनिट्स थे, वुड्रो थे और इमैनुअल कांट थे। तो ए ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका ऑप्शन नंबर जो था वुड्रो विलियमसन और इमैनुअल कांट जो थे इसमें नहीं फॉलो होते। तो अगर हम बात करें रियलिस्ट थिंकर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फोकस इनका ये था कि पावर पॉलिटिक्स की बात करना, नेशनल इंटरेस्ट की बात करना, एनर्जी स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की बात करता है। अगर इनके फेज की बात करें वो स्टेट सर्वाइवल की बात करता था, कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री पावर की बात करता था। अगर हम बात करें स्टेवन फॉल्ट्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं डिफेंस रियलिस्टिक थे, की ऑफ न्यूरिस्टिज्म की बात करते थे, नॉन बैलेंस ऑफ थ्रेड्स थ्योरीज की बात करता था, एम्फसाइज करता था, वो स्टेट रिस्पॉन्स की बात करता था, ठीक है। अगर जॉन्स की बात करें रियलिस्टिक थे और लीडिंग कर रहे थे ऑफेंसिव रियलिस्ट। इसमें इसका बिलीव ये था कि मैक्सिमम पावर जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज टू इंश्योर सिक्योरिटी। अब इसमें कह सकते हैं इनकी जो बुक्स थी स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में हाईलाइट किया था कॉम्पिटिशन नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर कैंट्स की बात करें ये भी रियलिस्ट थिंकर्स थे, इसमें कह सकते हैं ये फाउंडर किसके थे, न्यू रियलिज्म स्ट्रक्चर रियलिज्म की बात करें, इसमें कह सकते हैं इनकी जो थ्योरी थी वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बेस पे थी, उनमें एनालिसिस के बेस पे उन्होंने ये बिहेव किया था कि कैसे हम सर्वाइवल कर सकते हैं ड्यू टू लेक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अगर हम वुड्रो विलियमसन की बात करें रियलिस्ट थिंकर्स नहीं थे, ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो इसमें ये कह सकते हैं लिबरल इंटरनेशनल आइडियलिज्म थे, इनका एडवोकेट यही था कि वो ये मानना चाह रहे थे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसीज की बात करता था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और उसके बाद लीग ऑफ नेशन की, और ये प्रमोट करते थे किसको, कोऑपरेटिव पावर्स की बात करता है पॉलिटिक्स, और इसके जो 14 पॉइंट्स की बात करता था, ठीक है। अगर इमैनुअल कांट की बात करें ये भी एक रियलिस्ट थिंकर्स नहीं थे, तो इसमें कह सकते हैं ये क्लासिकल लिबरल की बात करते हैं, इसमें आइडियल्स नॉन की बात करता था, इसमें पीस की बात करता था और डेमोक्रेसी जो थी वो लाइकली क्या कर सकते हैं टू वार्स की बात है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज की बात है। अगर इनका बिलीव्स इनकी बात करें वो अचीविंग पीस की बात करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंस्टीट्यूशन की बात करते थे। अगर उसके बाद हम बात है रियलिस्ट थिंकर्स की बात करें तो इसमें कैसिंग स्टेफन थे, जॉन थे और केंट थे। अगर नॉन की बात करें इसमें वुड्रो विलियमसन थे और इमैनुअल कांट थे। अगर हम 28 क्वेश्चन की बात करें, 58 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अरेंज करना है यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव एस्टेब्लिश इन क्रोनोलॉजी आर्डर, ठीक है। तो उसमें कह सकते हैं जो ए था उसमें कह सकते हैं यूएन रोल बैक्स मलेरिया इनिशिएटिव, बी की बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन जेनोमिक्स एंड ह्यूमन राइट्स। अगर सी की बात करें ग्लोबल पोलिया की बात हो रही है, एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज पीस एंड कोस्टल राइट्स, एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर DCBA जो था वो करेक्ट था, जो ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट था, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो था यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की बात कर रहे थे, इसमें कोस्टा राइट्स की बात कब हुआ था, 1980 में हुआ था। इस्टेब्लिश किसने किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किया था। इसकी रेजोल्यूशन जो पास हुई थी 3055 में हुई थी। इसमें प्रमोट किया था हायर एजुकेशन को और रिसर्च को, पीस और कॉन्फ्लिक्ट की बात करता था। अगर उसके बाद हम बात करें ग्लोबल पोलियो की बात करें 1988 में हुआ था, लॉन्च किया था WHO ने। उसके बाद UNICEF, इसमें इंटरनेशनल CDC जो था एलिमिनेटेड पोलियो वर्ल्ड वाइड हुआ था। अगर हम बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमंस जीनोमियन एंड ह्यूमन राइट की बात करें 1997 में हुआ था, इसमें अडॉप्ट किया था यूनेस्को ने, एड्रेसिंग कर रहा था एथिकल लीगल्स और सोशल कंसर्न रिलेटेड जेनेटिक्स। अगर हम फोर्थ की बात करें UN जो रोल बैक था, इसमें मलेरिया इनिशिएटिव की बात करता 1998 में वो लॉन्च किया था। WHO
UNICEF, उसके बाद कह सकते हैं UNIDP, उसके बाद वर्ल्ड बैंक टू कॉम्बैट मलेरिया ग्लोबली। अगर ई की बात करें तो उसमें कह सकते हैं UN जो था, फॉर्म्स जो था, फॉरेस्ट हुआ 2000 में हुआ था, तो उसमें कह सकते हैं एस्टेब्लिश हुआ था प्रमोट करने के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ग्लोबल पॉलिसी कंट्रीब्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो किसके ऊपर था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो 2023 में असेंडिंग आर्डर में बता सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया हो गया, यूक्रेन हो गया, USA हो गया, चाइना हो गया और रशिया हो गया। तो इसका आंसर जो था वो कह सकते हैं सबसे पहले जो था वो साउथ कोरिया में था, तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर 3 जो सही था। तो सबसे पहले जो है साउथ कोरिया की बात करता है, जिसमें मेंटेन किया था स्ट्रॉन्ग डिफेंस बजट ड्यू टू टेंशन ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक। यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन ने भी बहुत कन्फ्लिक्ट किया था रशिया की वजह से क्यों थे, और रशिया ने भी सप्रेंट किया था। उसके बाद चाइना की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडिंग किया था, उसके बाद USA जो था थर्ड। यूएसए ने भी वर्ल्ड जो था टॉप मिलिट्री स्प्लेंडर जो था बजट फॉर एक्सटेंडिंग। तो इसका आंसर जो था वो ABEDC। अगर हम 60 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बता सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट तो मैस्को थिएटर हॉस्टेज सर्कस था। अगर बी की बात करें इंडिया पार्लियामेंट अटैक था। सी की बात करें टोक्यो सबवे सरियान अटैक था। डी की बात करें कैंप स्पेशल मस्कर था। अगर ई की बात करें एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो ठीक था। अगर हम बात की इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करें एयर इंडिया फ्लाइट जो थी 180 बम्बिंग हुआ था 1985 में। इसमें कह सकते हैं जो बम एक्सप्लोड हुआ था ऑन इंडिया फ्लाइट्स एयर इंडिया फ्लाइट्स में कनेडा टू इंडिया, जो हाँ किलिंग हुई थी 329 पैसेंजर की। उसके बाद बात करें टोक्यो सबवे की बात करें, सराइन अटैक हुआ था 1995 में। कह सकते हैं इसमें जो था 13 लोगों की इंजरी हुई थी, ठीक है। 13 लोग डेथ हुई थी और 1000 की इंजरी हुई थी। अगर बात करें इंडिया पार्लियामेंट अटैक की बात करें 2001 में हुई थी। अगर मैस्को थिएटर हॉस्टेज की बात करें 2002 में हुई थी। उसके बाद कह सकते हैं कैंपस मैनेज की बात करें 2014 में हुई थी, ठीक। जिसमें ये कह सकते हैं IS एक्सिक्यूट हुआ था। 100 ऑफ इराकी एयरफोर्स जो थे वो कह सकते हैं कैंप में आए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको हमें बताना है कि कौन सा इसमें मैचिंग है, ठीक है। फर्स्ट की बात, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक्सपेंशन, फर्स्ट न्यूक्लियर USA का, रशिया का, फ्रांस का, चाइना का, इंडिया का, ठीक है। तो इसको मैं बताना है कौन सा इसमें प्रॉपरली नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं ऑप्शन नंबर C और D जो थे वो गलत थे। इसमें कह सकते हैं फ्रांस और चाइना का जो गलत था। तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो फर्स्ट टेस्ट एक्सपेंशन USA का हुआ था 1945 में हुआ था वो करेक्ट हुआ था, ठीक। अगर उसके बाद बी की बात करें, जो फर्स्ट जो हुआ था रशिया का वो कब हुआ था 1949 में हुआ था। अगर सोवियत का कॉन्टैक्ट हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था RDS फर्स्ट जॉय फर्स्ट ऑन अगस्त 29 1949। अगर बात करें फ्रांस की बात करें वो भी 1965 में सही हुआ था, ठीक। अगर डी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सॉरी जो फ्रांस का हुआ था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक्सपेंशन हुआ था फ्रांस का 1965 में, इनकरेक्ट था। और कब हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें कह सकते हैं फ्रांस ने कंडक्ट किया था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इसमें कह सकते हैं गेरबियोस ब्ले कब हुआ था February 13 1960 में। तो उसमें ये कह सकते हैं रेगेन रीजन्स अल्जेरिया देन फ्रेंच कॉलोनी। तो उसमें कह सकते हैं फ्रांस बिकेम फोर्थ न्यूक्लियर पावर आफ्टर USA UK एंड USSR। अगर डी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं चाइना का जो था फर्स्ट जो वो कब हुआ था 1964 में हुआ था, नॉट 1974 में। तो इसमें कह सकते हैं चाइना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था 596 टेस्ट हुआ था, कब हुआ था अक्टूबर 16 1964 में। जिसमें कह सकते हैं लोप नो टेस्टिंग साइट। इसमें चाइना बिकम कब बना था, 5th कंट्री बना था, ठीक। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो था वो करेक्ट हुआ था स्माइली बुद्धा जो था 18 मई 1974 में कुरान टेस्ट रेंज में हुआ था राजस्थान में। तो ये 6th न्यूक्लियर पावर बना था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 62 क्वेश्चन की बात करें, ये मैच द फॉलोइंग्स के साथ है। तो इसमें कह सकते हैं बॉक्सर रिवर्शन इन चाइना कब हुआ था 1910 से लेकर 1920। मैक्सिमम रिवोल्यूशन जापान से इन्वेड की बात हो रही है।
जर्मनी ऑक्युपाइड की बात करें तो इसका ऑप्शन जो था राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर 4 था। अगर बॉक्सर रिवॉल्यूशन की बात करें 1999 से 901, इसमें कह सकते हैं एंटी फॉरेन एंटी क्रिश्चियन अपराइजिंग हुआ थे लेड बॉक्सर इन चाइना, तो सप्रेस किया था बाय एन इंटरनेशनल कोalition। अगर बात करें मैक्सिकन रेवोल्यूशन की बात करें 1910 से लेकर 1920, इसमें कह सकते हैं मेजर आर्म स्ट्रगल हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था 1910 से लेकर, इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म। और जापान का हुआ था 1931 में। अगर जर्मनी की बात करें 1936 में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल 63 क्वेश्चन की, अरेंज करना है फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो बात करें ए जो था फ्लीड कैस्को अज्यूम पावर्स इन क्यूबा। जॉन की बात करें बिकेम 35 प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। पोप जॉन की बात करें 23 इम्पोल्ड हुआ था क्लेम्स नॉट टू द स्टार्ट्स न्यूक्लियर वार्स। अगर डी की बात करें एन अमेरिका U-2 स्पाई प्लान्स वाज शूट डाउन ओवर क्यूबा। अगर ई की बात करें सोवियत लीड की बात करें जो अनाउंस करी थी एग्री टू रिमूव सोवियत मिसाइल फ्रॉम क्यूबा। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो करेक्ट था। 1959 जो था फिडेल कैस्ट्रो अज्यूम पावर्स ऑफ क्यूबा। 1962 अक्टूबर 1962 अक्टूबर 28 1962। ये हमने WTO और गेट के ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल हमने कर दिए थे, दोबारा से क्वेश्चन आ गया अलग से थिंकर्स के साथ, अलग सेक्रेटरी से। ये बता सकते हैं एरिक्स ओलिवियर्स लॉन्ग अर्थुल्स पीटर्स नॉस्की। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा है। ABCDE जो था वो बराबर जो थे वो ठीक ही थे क्रोनोलॉजी के हिसाब से। नेक्स्ट जो 65 क्वेश्चन था ये थी मैच द फॉलोइंग किसके साथ, आप कह सकते हैं बैटल ऑफ सेट गेट्स 1942 से लेकर 1943। अगर मुंच एग्रीमेंट्स की बात करें 1938। अगर अर्मेनियन जेनोसाइड की बात करें 1915। यूरोपियन यूनियन क्रिएट कब हुआ था 1993। तो इसको आप कर सकते हैं ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो ठीक था। बैटल ऑफ सेंट गार्ड्स की बात करें 1943 1944 43। तो इसमें कह सकते हैं ये मेजर वर्ल्ड वार सेकंड था जिसमें बिटवीन नाज़ी जर्मनी एंड सोवियत यूनियन की बात करता था अगस्त 1942 में, और एंड खत्म हुआ था फरवरी 1943 में। उसमें कंसीडर ये था कि टर्निंग पॉइंट की बात करें वर्ल्ड वार सेकंड की बात करें जिसमें जर्मनी आर्मी जो सफ़र कर थी मैसिव की डिफीट्स। और उसके बाद मिन्च एग्रीमेंट का हुआ था 1938 में। इसमें कह सकते हैं साइन हुआ था सितंबर 1938 में। जर्मनी इटली ब्रिटेन और फ्रांस की बात करता है। इसमें अलोड किया था कहा, इसमें ये कहा गया था कि नाज़ी जर्मनी अनेक्स कर रहे थे उसके ऊपर काम की बात करते थे। अगर सी की बात करें 1915 की ओर, इसमें ड्यूरिंग कोल्ड वार के टाइम पे हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि मास किलिंग हुई थी, और जिसमें कह सकते हैं आर्मेनिया बिगन कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था 1915 में। उसमें डेथ की बात करें 1.5 मिलियन जो था आर्मेनिया जो थे डेथ हुई थी। अगर डी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन जो था 1993 में इनका अडॉप्ट हुआ था। तो हम बात करें 66 क्वेश्चन की बात करें उसमें कह सकते हैं इवेंट्स और ईयर की बात हो रही है। सोवियत एटॉमिक्स बॉम्ब एक्सप्लोड कब हुआ था 1949 मैच करें। उसके बाद चाइना की बात करें 1956, इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान 1979, और उसके बाद बर्लिन वार्स फॉल्स जो था 1989। तो इसके आप मैच दी फॉलोइंग कर सकते हैं। सोवियत एटॉमिक्स कब हुआ था 1949, चाइना की बात करें 1956, इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात ईरान की बात करें 1979, अगर बर्लिन वार की बात करें 1989। तो 67 क्वेश्चन की बात करें ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स करेक्टली मैच करना है। तो इसमें कह सकते हैं ये जो था 1959 जो आर्टेनिक्स ट्रीटीज। पी की बात करें 1963 पार्शियल टेस्ट बैनिंग्स। सी की बात करें 1968 जो था न्यूक्लियर नॉन NPT की बात कर रहा था। इसमें कह सकते हैं डी की बात करें 90 की बात करें CTBT। उसके बाद ई जो था कह सकते हैं ABT। तो इसका ऑप्शन जो है ABC जो था वो करेक्ट था। तो साइन कब हुआ था 1959 में। कैंप आया कब था 1961 में। इसका पर्पज़ यही था क्या करना है मिलिट्री एक्टिविटीज़ को करना, न्यूक्लियर एक्सपेंशन और डिस्पोजल्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट ऑफ अंटार्कटिका। सो इट इज़ रिलेटेड टू आर्म कंट्रोल। 1963 की बात करें NPT की बात हो रही है।
पार्शियल टेस्ट बैन टेस्टिंग की हो रही है, जिसमें कह सकते हैं 1963 में हुआ था, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर यूके की बात हो रही है। इसका पर्पज़ यही था कि क्या करना, प्रोहिबिट करना न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट को, और एटमॉस्फेयर की बात करना, वाटर स्पेस एंड अंडर वाटर। अगर बात करें एनपीटी की बात करें 1968 में हुआ था, और ये कब हुआ था 1970 में। तो इसका यही काम था कि इसका पर्पज़ ये था कि स्प्रेड करना न्यूक्लियर वेपन्स और प्रमोट करना पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अगर 90 की बात करें सीबीटी जो था वो इनकरेक्ट था, तो इसमें कह सकते हैं एक्चुअली जो साइन हुआ था 1996 में हुआ था, नॉट 1990 में। तो इसका पर्पज़ की बात करें तो ये बैन हुआ था किसके, न्यूक्लियर एक्सपेंशन की बात करें, जिसमें मिलिट्री सिविलियन पीपल की बात करता है, तो ये ईयर जो था मिसमैच था। अगर उसके बात करें 1982 की बात करें, एंटी ब्रेस्ट मिसाइल ट्रीटीज की बात करें, तो ये कब हुआ था, एक्चुअली साइन जो हुआ था 1972 में हुआ था कि ना के 1982 में। तो ये किसके बीच में हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, जिसमें कह सकते हैं लिमिट थी मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम की और मेंटेन कर रहा है डिटेंस बैलेंस। तो ये ईयर मिसमैच था। तो इसमें आप मैचिंग की बात करें ABC जो था वो करेक्ट था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। तो फर्स्ट की बात करें कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑन चाइल्ड 1990, डिक्लेरेशंस ऑफ टॉर्चर की बात करें तो 1951, डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर 1951, वीना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1993, जेनोसाइड कन्वेंशन की बात करें 1975। तो इसकी आपको मैच दी फॉलोइंग इसमें बता सकते हैं कब पहले कौन आया था। तो अगर हम इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड जो था वो करेक्ट था। तो इसमें हम बात करें सबसे पहले बात करें कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 इंटर इनटू फोर्स इन 1990, अडॉप्ट कब हुआ था यूएन जनरल असेंबली में 1989 में, जिसमें कह सकते हैं इंटर इनटू फोर्स 1980। तो ए जो था वो करेक्ट था। अगर हम बात करें डिक्लेरेशंस ऑफ टॉर्चर 1975 की बात करें, ऑफिशियली नोन एज द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम बीइंग सब्जेक्ट ऑन टॉर्चर्स अदर क्रूरल्स इन ह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट पंशन, अडॉप्ट कब हुआ था यूएन जनरल असेंबली में 1975। तो जो बी का फोर्थ वो भी करेक्ट था। ठीक, अगर हम बात करें वीना कन्वेंशन की बात करें ऑन ह्यूमन राइट 1983, तो इसमें कह सकते हैं वीना कन्वेंशन प्रोग्राम एक्शन में अडॉप्ट हुआ था वो वर्ल्ड वार कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन राइट 1993 में होता है, जो सी का 3 जो था वो ठीक था। अगर हम बात करें जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 में जो कैंप फोर्स हुआ था 1951 में, ये भी सही था। ऑफिशियली की बात करें कन्वेंशन प्रिवेंशन की बात हो रही थी, जो पुनिशमेंट जो क्राइम होती है जेनोसाइड का अडॉप्ट हुआ था 1948 में। अगर बात करें कैम कब हुआ था 1951 में, तो इसका जो डी ऑप्शन था वो करेक्ट था। तो स्टेप मतलब बात करें कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट 1990, डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर 1975, अगर वीना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें 1993, अगर जेनोसाइड कन्वेंशन की बात करें तो 1951। तो आप इसको आसान तरीके से भी याद कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्रोनोलॉजी मतलब ये कह सकते हैं कौन से ईयर्स में रीजनल इकोनॉमिक्स ब्लॉक एज पर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मैक्सोर, एपेक्स, फीता, फ्री ट्रेड्स एरिया ऑफ अमेरिका और इसका नेफ्टा और आसियान। तो इसके ऑप्शन आप बता सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 जो था आसियान कब हुआ था 1967 में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म की बात करें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। फाउंड कब हुआ था, कब बना था 8 अगस्त 1967 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन। अगर इसके मेंबर्स की बात करें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ओरिजिनल जो था ओल्डेस्ट अमोंग्स गिवन ब्लॉक्स था। अगर हम बात करें एपिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फुल फॉर्म की बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये फॉर्म्ड कब हुआ था 1989 का। इसका पर्पज़ की बात की प्रमोट की बात करता है फ्री ट्रेड्स एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन्स। फॉर्म्ड कब हुआ था आफ्टर एशियान। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं मैक्सोर की बात कर रहे हैं तो 1991 में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म की बात करें सोथन कॉमर्स मार्केट मैक्रोड्स की बात हो रही है। इसमें कहते हैं फाउंड कब हुआ था 1991 में। ट्रीटी हुई थी किसके साथ, एस्कोनियन। तो मेंबर्स की बात करें अर्जेंटीनिया, ब्राज़ील की बात हो रही है। तो उसके फाउंड कब हुआ था आफ्टर APC। अगर नेफ्टा की बात करें 1994 की बात हो रही है। इसमें फुल फॉर्म की बात करें नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कब हुआ था, फाउंड कब हुआ था 1994 में हुआ था। मेंबर्स की बात करें USA, कनाडा एंड मैक्सिको। फॉर्म्ड कब हुआ था, इसमें कह सकते हैं आफ्टर MERCOR। अगर फीटा की बात करें 1994 की बात करें प्रपोज हुआ था। इसमें फुल फॉर्म की बात करें फ्री ट्रेड्स एरिया ऑफ अमेरिका
तो इसमें कह सकते हैं प्रपोज कब हुआ था 1994 में समिट्स ऑफ अमेरिका। तो नोट की बात करें, इट नेवर इम्प्लीमेंट्स नेवर बट इन नेगोशिएशन अंटिल 2005 लास्ट सीक्वेंस प्रपोज स्टेज। तो इसको आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं। आसियान 1967, एपेक्स 1989, 1991 की बात करें MERCOS, उसके बाद नेफ्टा जो था 1994। अगर फिटा की बात करें तो उसमें कह सकते हैं 1994। अगर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो उसमें ये भी मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें ये कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन जो था, तो ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कह सकते हैं UNTSO। 2005 यूनाइटेड नेशंस मिशंस इन सूडान अंडर रेजोल्यूशन 1950। तो सी की बात करें, यूनाइटेड नेशन इंटरिम्स फोर्स ऑफ लिबनान की बात करें 1964। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो फोर्स हुई थी वो कैप्स में कब हुई थी 1978 में। तो इसका आप ऑप्शन के हिसाब से सही कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो करेक्ट था। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट सुपरविजन की बात करें 1948 में, इसमें फर्स्ट इवन हुआ था UN पीस कीपिंग मिशन हुआ था, इसमें एस्टैब्लिश हुआ था, मॉनिटर किया था सीज फायर पैलेस्टीन आफ्टर अरब इजराइल वार। तो उसके बाद सूडान की बात करें कब हुआ था 2005 की बात हो रही है, इसमें कह सकते हैं UN रेजोल्यूशन 29050। तो इसमें कह सकते हैं क्रिएट सपोर्ट विद इम्प्लीमेंट हुआ था कम्प्रीहेंशन पीस एग्रीमेंट्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ सूडान। अगर थर्ड की बात करें यूनाइटेड नेशन इंटरमेंट फोर्स ऑफ लिबनान की बात करें, फोर्स हुआ था इजराइल्स आफ्टर इजराइल्स इन्वेंशन ऑफ लिबनान टू कन्फर्म विड्रॉल्स रिस्टोर पीस। अगर हम डी की बात करें तो उसके कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स इन कैप्रेस 1964, इसमें कह सकते हैं ये एस्टैब्लिश हुआ था प्रिवेंट करने के कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रीक्स एंड तुर्किश क्राइपिड्स। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप बताएं आज की क्लास कैसी लगी इंटरनेशनल रिलेशन। अब आप बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास हम कौन सी किस यूनिट की ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।